रेडी 1 2 3 एक्शन। क्या आपने कभी फलों के बागान में एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट कभी देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो आज ये आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप हमारे साथ इस वर्चुअल टूर में इस फल के बागान में किस तरीके से एग्रो टूरिज्म का सेटअप होता है बड़े ही डिटेल में बारीकी से देख सकते हैं। वैसे इस पूरे कंटेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग एक डिटेल में वर्चुअल टूर को कवर करेंगे जहां पर हम आपको एग्रो टूरिज्म फार्म का सेटअप, देसी फूड, उसका किचन, उसका रेसिपी प्रिपरेशन और अल्टीमेटली उसे परोसा किस तरीके से जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सेकेंड पार्ट में होगा इसका पॉडकास्ट, वो भी इस एग्रो टूरिज्म सेंटर के बिजनेस ओनर के साथ, जहां पर वो आपसे शेयर करेंगे अपने इस एग्रो टूरिज्म फार्म से रिलेटेड एक्सपीरियंस को आपके साथ। और तीसरा सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा, क्योंकि इसमें मैंने अपने सबसे पावरफुल और सीक्रेट फॉर्मूला को पब्लिकली रिवील भी किया है, जिसमें आप ये डिस्कवर करेंगे कि कैसे प्रोसेस करना है आज के इस वीडियो के टोटल इंफॉर्मेशन को आपके अपने बेनिफिट के लिए। सिर्फ वीडियो ही देखते नहीं रहना है, इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए काम में भी लगाना है। तो वो कैसे करना है वो भी हम बताएंगे इस वीडियो के एंड में, और इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वैसे मेरी टीम तो काफी डर रही थी, वो बता रही थी सर ऐसे ही आप ओपनली सबको सब कुछ बता दे रहे हो, फिर हमारे बिजनेस का क्या होगा। लेकिन हमने अपने टीम को बताया कि जब तक हम लोग अपने व्यूअर्स को सही से एजुकेट नहीं करेंगे, सही चीजें उन्हें खुल के नहीं बताएंगे, तब तक वो इन चीजों को मैच्योर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, स्पेशली एग्रो टूरिज्म को स्टार्ट करने को लेके एज अ बिगिनर। तो चलिए यहां से आज का सेशन शुरू करते हैं। ये जो एग्रो टूरिज्म फार्म है, इसने कम एरिया पे एग्रो टूरिज्म करके बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर आपके पास फार्म में किसी भी चीज़ का बाग है तो उस बाग में इस एग्रो टूरिज्म के पावर इंजन को प्लग एंड प्ले करके कैसे आप अपने फार्म को सुपर प्रॉफिटेबल बना सकते हो। यही आज के वीडियो का पूरा सारांश होगा। बाय द वे, इसके साथ साथ हमने पॉडकास्ट सेशन भी किया हुआ है यहाँ के ओनर के साथ, तो अगर आप उस चीज़ को भी और थॉरोली देखना, समझना और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने लेवल पे ये एग्रो टूरिज्म का बिज़नेस इस छोटे से लैंड, इस छोटे से बागीचे में भी स्टार्ट किया था, उनकी जर्नी क्या रही थी, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये बहुत अच्छा लैंडमार्क उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे है उनका पूरा फार्म छाँव के नीचे। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू यहाँ से देना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लियरली, अभी हम यहाँ पे थोड़ा अर्ली आ गए हैं। अर्ली आने का रीज़न ये था, मैं चाहता था ये फार्म खाली रहे, आपको मैं दिखा सकूँ वर्चुअली, प्रॉपर हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, दिखाऊँगा, समझाऊँगा, जताऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको ये आज के इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑल द वे नासिक महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर पे अभी आए हुए हैं। और अहमदनगर में ये छोटा सा जो फाल्के फार्म्स है, ये इसको चीकूची वाड़ी भी बोलते हैं। चीकू मतलब साउथ इंडिया में सपोटा बोलते हैं, है ना, दूसरे रीजन में इसको चीकू बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, अरे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा ये, ठीक है। तो इस फ्रूट का ये बागीचा है। ऑब्वियसली ये काफ़ी पुराना बागीचा है, इसी वजह से आप देखेंगे सारे ऊपर ऊपर में पत्ते हैं, और यहाँ पे नीचे काफ़ी घना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफ़ी घना शेड एरिया है और एकदम नेचुरल फीलिंग सराउंडिंग्स दे रही है। बाय द वे, यहाँ पे लोगों को इंगेज करने के लिए यहाँ पे जिप लाइन एक्टिविटी भी है। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको स्विच ओवर करके आपको दिखाऊं, देख रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ पूरा जिप लाइन बना हुआ है।
बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे स्विंगिंग ये पूरा दिया हुआ है झूले का। ये सारा वर्चुअल टूर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अपने घर से इतने दूर दूर तक आना ना पड़े और आप अपने घर के कंफर्ट में ही बैठे हमारे मेहनत के दम पे आप अपने एनर्जी, टाइम, दिमाग और इसके साथ साथ अपने एफर्ट्स को भी बचा सको। तो ओवरऑल ये सारा सिनेरियो है। मैं आपको थोड़ा सा वर्चुअल जो टूर है हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके कराता रहूँगा सो दैट आपको आइडिया यहीं से मिलनी शुरू हो जाए। चलिए अब मैं अपने तरफ से कैमरा घुमा के इस तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ से जैसे यहाँ से आप एंट्री करते हैं इस जगह से, और इस जगह में जैसे आप एंट्री करते हैं आप छांवदार जगह पे आ जाते हो। यहाँ पे इन्होंने अपना एक किचन कम बैठने का एरिया बना के रखा है। जैसे आप नाम से ही देख पा रहे हैं, हिंदी में या देवनागरी में ये फाल्के फार्म्स लिखा हुआ है और इनके फार्म को फाल्के फार्म्स चीकूची वाड़ी, मतलब चीकू फल का वाड़ी भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा ऐसा करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा पीछे आके। ये देखिए यहाँ पे ये साइन बोर्ड है एंटर करते के साथ, और उसके साथ यहाँ पे एंट्रेंस, ये शेड एरिया हो गया। अब यहाँ पे शेड एरिया पे यहाँ पे सारे लोग गेस्ट यहाँ पे बैठ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अंदर जाने के बाद इस जो दीवार दिख रहा है इसके उस साइड में आपको किचन भी दिखेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे है इनका किचन कैंटीन। थोड़ा सा आ सकते हैं यहाँ पे दादा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका किचन कैंटीन है, तो यही है। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा। देखिए एक तो उन्होंने शेड एरिया में यहाँ पे टेबल चेयर्स डाले हुए हैं, आपको दिख रहा है? यस, ज़रूर दिख रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से ओपन में भी इन्होंने यहाँ पे, ऑब्वियसली ओपन तो नाम का है, लेकिन यहाँ पे ये टेबल्स भी लगाए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे ओपन डायरेक्ट धूप में कुछ भी नहीं है, सब छाँव की, पलकों की छाँव में कहते हैं, पेड़ की छाँव के नीचे सब कुछ है। लेकिन ऑब्वियसली अगर बारिश वारिश का अगर सीज़न हो तो फिर इसमें ये जो शेड एरिया, स्पेशली बारिश के सीज़न में या ठंड के सीज़न में, ये इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे टेबल्स सारे लगे हुए हैं। और देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि एग्रो टूरिज़्म सेंटर स्टार्ट करने में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चलेंगे ना, और अपने आपके पास अगर मान लीजिए बजट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उसको फेज़ बाय फेज़, है ना, जैसे रियल एस्टेट डेवलपर करते हैं, फ़ेज़ 1 में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, फ़ेज़ 2 उसका थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस आया, मतलब 2 रुपये ला के 3 रुपये आ रहा है, तब जाके हम 20 रुपये ला के 30 रुपये कमाने के बारे में सोचेंगे। और रिस्पांस वाकई में बहुत बढ़िया आया, तब हम जो सरकारी जो पॉलिसीज़ है उसका फिर फ़ायदा भी लेंगे, और वहाँ से अगर लोन भी मिलता है हम उसको एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे, ना कि स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए। यहीं पे मैक्सिमम लोग ये गलती कर देते हैं, वो स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में लोन ले लेते हैं और उनके ऊपर भर भर के मंथली ईएमआई या फिर ईयरली ईएमआई या क्वार्टरली ईएमआई का प्रेशर आ जाता है। और प्रेशर में फिर उनका फोकस इनकम करने से हट के, अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने से हट के डायरेक्ट चला जाता है कहाँ पे, मंथली ईएमआई भरने पे उनका पूरा फोकस चला जाता है। तो फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं कर्ज के प्रेशर में दब के फिर उनका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। और ऑब्वियसली बीइंग एज अ किसान बिजनेस क्लिनिक का मतलब व्यूअर, आज हम आपको वो हर एक चीज़ बताएंगे जो यूजुअली आपको कोई इंटरनेट में बता भी नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ों की खूबियाँ हैं जो आप देख पा रहे हैं। हमारे उधर टेबल भी लगे हुए हैं। ये देखिए चीकू का ये है चीकूची वाड़ी। ये चीकूची वाड़ी क्यों है ये देखिए, देख पा रहे हैं ये क्या है, चीकू है ना। तो ये चीकू आपके इसमें दिखेगा, देखिए। तो ये चीकू का पावर है। तो चीकू के पेड़ में ही एग्रो टूरिज़्म स्टार्ट करके इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। ऑब्वियसली इसको और थोड़े से अगर प्रोफेशनल लेवल के फॉर्मेट्स या स्ट्रक्चर में अगर स्टार्टिंग से ही डालते तो शायद से वो अपने राज्य भर के, डिस्ट्रिक्ट भर के या फिर देश भर के चीकू के फार्मर्स या चीकू के बाग है जो,
है ना, उनको भी ये अपना फ्रेंचाइजी फॉर्मेट बना के फ्यूचर में स्केलेबल फॉर्मेट के तहत बेच सकते थे। ऑब्वियसली यहाँ के जो फार्म ओनर है वो समझदार है, इंटेलिजेंट है, और उनको अपने इस चीकू के फार्म में जितना भी समझ में आया उन्होंने अपने लेवल में बेस्ट किया है। इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करना बनता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए जो इंगेजमेंट जो करने के लिए, तो यहाँ पे लटकने के लिए या फिर उनके हैंग अराउंड करने के लिए ये सारे जिम्नास्टिक वाले जो ये है रिंग्स, छल्ले, वो भी डाले हुए ताकि बच्चे लटक लटक के घूम सके, अपने बचपन को जी सके, एंजॉयमेंट कर सके। थोड़ा सा आपको भी फ्रंट व्यू से मैं आपको दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं? ये देखिए ऊपर कहाँ से लगाया हुआ है, रस्सी से। देखिए कितना सुंदर है। यहाँ से बच्चे लटक लटक के खेलते हैं, ऊपर में रस्सी दिया हुआ है, और ऐसे करके यहाँ पे भी है नीचे, है। वहीं पे पेड़ पे चढ़ के, चीकू का इतना मजबूत पेड़ है, देख रहे हैं, इतना मजबूत पेड़ है ये वाला, मजबूत पेड़ में चढ़ के भी बच्चे यहाँ पे देखिए, इसको शायद से बर्मा ब्रिज टाइप का कहते हैं, देख रहे हैं, पेड़ में यहाँ पे रस्सी बांध के, और जहाँ पे रस्सी बांधा जाता है वहाँ पे टायर रबर का ये लगाया था कि पेड़ कट ना जाए, है ना। ये सारे डिटेल देखिए यहाँ पे लगा के उन्होंने आराम से ये बर्मा ब्रिज बनाया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके फार्म पे, एक्टिविटी सेंटर टाइप्स। देख पा रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, जो आपके जो फलों के बागीचे में है, उन्होंने इसको एक जो क्या बोलते हैं, एक एडवेंचर प्लेस बना दिया है। देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे चढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सेटअप इनका है, ठीक है। और थोड़ा करीब से आपको दिखाते हैं, चलिए। आपको दिख रहा है? तो इस तरीके से इन्होंने प्रॉपर सर्किट ही इसका बना के रखा हुआ है, प्रॉपर सर्किट। तो आपका भले ही आम का बागीचा हो, चीकू का बागीचा हो, या फिर ऐसा मजबूत पेड़ हो जहाँ पे चढ़ के बच्चे एक्टिविटी कर सकते हैं, ये सर्किट टाइप से आप अपने फार्म पे लगवा के दे सकते हो। रियली मैं यहाँ के जो ओनर है उनको भी अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने मतलब मिनिमम लैंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम आउटपुट एग्रो टूरिज़्म के मदद से कैसे लाया जा सकता है, इस पे बहुत अच्छा उन्होंने दिमाग लगाया है। आई मस्ट अप्रिशिएट। इसी की वजह से मैं नासिक से इतने दूर यहाँ पे अहमदनगर पे आया हुआ हूँ। देखिए ना, हर सर्किट में हर ब्रांच को उन्होंने फिगर आउट करके रखा है। गुलेल का जो वी शेप होता है, वी शेप गुलेल का, उस तरीके से इन्होंने अपने फार्म में ये सारी चीज़ें करके रखी हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे भी टायर का सर्किट है, देखिए दिख रहा है टायर का सर्किट। तो ये जो टायर का सर्किट है, मतलब एक रेंज ही उन्होंने चूज़ करके रखा जहाँ पे ये टायर का सर्किट बना हुआ है। थोड़ा सा आगे से आपको और भी दिखाते हैं, ये देखिए अंदर से दिखाता हूँ, है ना। थोड़ा सा इसके पीछे आ जाता हूँ। यहाँ से मुझे आपको दिख रहा है पेड़ के डाली के अंदर से आता है, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आप लेके दे सकते हैं। दिख रहे हैं नॉट्स कैसे बांधे हुए थे इन्होंने, इसको दिख रहे हैं, इसको बांध के पूरे रस्सी के साथ इसको जॉइन किया हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा फार्म दिख रहा है। तो ये इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर सर्किट अपने छोटे से चीकू के फार्म में अपने किया। चीकू देखिए बहुत शेड अच्छा इसका आता है, तो इसलिए भी ये फार्म मुझे पर्सनली भी कहा जाए काफ़ी अच्छा लगा। और मैं चाहता था जो चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, वो चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूं। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को हैमॉक बोलते हैं शायद से अंग्रेज़ी में। ये देखिए झूला झूलने वाला जो है इसको हैमॉक बोलते हैं, ठीक है। ये कोई ये शेड नेट से नहीं बनाया हुआ है, गलती भी मत करना इसको। ये देखिए इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा है हैमॉक का डिटेल। ये देखिए पर्दे से जो बना हुआ है, ये नेट से बना हुआ, नॉट पर्दे से। इस तरीके से इसको ले जाके जोड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं।
रस्सी से ऐसे करके सीधा तो बहुत ही अच्छा है। लाइन से उन्होंने देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे फार्म में है, यहाँ पे तो उन्होंने पूरा लगा दिया है इस तरीके से, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से रस्सी बांधी हुई है, यहाँ पे नीचे पे लाए हैं, फिर एक लाइन से यहाँ से लेके वहाँ पेड़ों तक हर जगह ऐसे हैमॉक बने हुए हैं। ठीक है, सब छाँव में। देखिए, आप अगर फार्म पे आए हैं और अगर आप रियली देखना चाहते हैं, ये देखिए हैमॉक हर जगह बना हुआ है, हर दो पेड़ों के बीच में इस तरीके का हैमॉक उन्होंने बना के रखा। तो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन है। मिनिमम लैंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मिनिमम एफर्ट्स के साथ आपका अगर छोटा फार्म हाउस भी क्यों ना हो या फिर आपका छोटा सा फार्म भी क्यों ना हो, स्टिल आप एग्रो टूरिज़्म के इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने फार्म में। अपने फार्म में सिर्फ प्रोडक्शन लेना और फिर उससे सिर्फ फल बेच के कमाना, ये वन साइड ऑफ इनकम है। लेकिन अगर इस चीज़ को आप थोड़ा प्रोफेशनल लेवल में करते हैं और एग्रो टूरिज़्म का पावर इंजन अगर अपने एग्जिस्टिंग बाग में अगर करते हैं, तो इससे आप समाज का भी भला कर रहे हैं और समाज के भले के साथ साथ अपना भी खुद का खुशहाल लाइफ, जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आप चूज़ कर रहे हैं बीइंग एज अ फार्मर। तो ये है। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं नहीं सर, हमें पैसे का बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, लेकिन हम अपने फार्म को ऐसा करना चाहते हैं कि खेत अपने खर्चे खुद निकाल सके। तो उस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है एग्रो टूरिज़्म के इस पावर इंजन को अपने फार्म पे जोड़ के। और ये एग्रो टूरिज़्म का जो नया बिज़नेस मॉडल अपने गांव में, खेत में या फिर अपने ज़िला, गांव, तालुकात या स्टेट में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस के साथ ज़रूर शुरू करना चाहिए, ताकि शुरुआती दौर में जो गलतियां इन्होंने करी थी, है ना, कि ऑब्वियसली कर कर के ही लोग सीखते हैं, तो आप इधर दूसरे के गलती से सीखो या खुद गलती करते बैठो। इसलिए आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आपको कॉस्टली मिस्टेक से बचाए और सीधा सक्सेस के तरफ ले जाए। और इसी वजह से हमने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला एग्रो टूरिज्म मेंबरशिप क्लब, खास आप जैसे बिगिनर्स और नेचर लवर्स के लिए, जहां सिर्फ 599 रुपए पर मंथली पेमेंट के हिसाब से आपको मिलता है एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री के अपडेट्स, 80 मनी मेकिंग आइडियाज, मिनी मास्टर क्लासेस और वीकली वीडियो की अर्ली एक्सेस। थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं, 1599 रुपए पर मंथ में आप वर्चुअल ऑडिट्स, बिहाइंड द सीन इनसाइट्स और स्पेशल डिस्काउंट्स का फायदा भी ले सकते हैं। या फिर 1999 रुपए पर मंथ के बेसिस पे आप डायरेक्टली मेरे साथ अपने एग्रो टूरिज्म प्लान को वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर से एक सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, उसी तरीके से एग्रो टूरिज्म में अगर आपका आइडिया या फिर कोई प्लान है आपके पास एग्जिस्टिंग, तो उसको आप मेरे से देके एज अ सेकेंड ओपिनियन एडवाइस ले सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर है जिसका बजट काफी टाइट है, तो 3599 रुपए पर मंथली के फीस पे आप बिगिनर्स की एक्सक्लूसिव क्लब को अभी ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां सीक्रेट इंडस्ट्री एडवाइस और एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट भी मिलेगा आपको। बिना इसके आपका इस इंडस्ट्री में एंटर करना या इस इंडस्ट्री में टिके रहना या फिर इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, ये तीनों मुश्किल हो जाती हैं। तो आज ही हमारे इस मेंबरशिप को तुरंत ज्वाइन कीजिए। इसके अलग अलग लेवल्स है, इनमें से देखिए कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है और जो लेवल आपको ज्यादा समझ में आए, जिसका की डिटेल अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप चूज करें और हमारे साथ मेंबर बन के अभी इसी वक्त एक्सेस पाएं। अब आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में सिर्फ एक क्लिक का फासला है, तो तुरंत नीचे या ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें और एग्रो टूरिज्म के इस मेंबरशिप क्लब को अभी ज्वाइन करें। याद रखिए, एग्रो टूरिज्म सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जो आप डिजर्व करते हैं। आपका अपना एग्रो टूरिज्म एक्सपर्ट विवेक गहतराज आपका इंतजार कर रहा है। तो मिलते हैं मेंबरशिप के अंदर। धन्यवाद। तो चलिए आइए, एक्टिविटी के नाम पे भी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में हो सकता था, तो वो उन्होंने
यहाँ जो एग्रो टूरिज़्म फार्म के ओनर है उन्होंने यहाँ पे किया। देखिए सेम यहाँ पे नॉट बांधा, फिर नॉट को थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ट्स दे के यहाँ पे टाइटनिंग करी और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे वो सारे सर्किट्स बनाए। देखिए जिगजैग 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 करते हुए वहाँ तक दूर तक गई हुई है। आपको मैं थोड़ा सा और नीचे से भी दिखाता हूँ। देखिए देख रहे हैं जिगजैग करते हुए ये एक सर्किट है। उसके साथ साथ ये जिस पेड़ पे ख़त्म हो रहा है एक सर्किट, यहाँ पे ये जिगजैग वी वाले शेप में ये ख़त्म हो रहा है या फिर डब्ल्यू फॉर्मेट में, उसी पेड़ से लग के फिर दूसरा फिर आपका जो ब्रिज फॉर्मेट है वो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करवाया। ये देखिए दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मॉडल। ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेड़ में मल्टीपल जगहों से इसको बांधा हुआ है ना, मल्टीपल जगह से बांध के उसको इस शेप के स्प्रिंग में डाला हुआ है। इसे पॉली हाउस भी ये सब बनाते हैं, उन लोग को भी ये चीज़ की कला पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये फार्म का जो सर्किट है उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और इनफैक्ट ये चारों पेड़ों को एक साथ जोड़ते हुए यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा ये नेट वाला मॉडल भी बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें बच्चे स्पाइडरमैन की तरह झूले लटके लेकिन यहीं से चढ़े। ठीक है, आप जो देख पा टायर और ये सब इसको टायर क्यों डाला, वज़न से ये इधर उधर ना जाए इसी वजह से। तो यहाँ से चढ़ के स्पाइडरमैन ये देख पा रहे हैं, ये नेट कितना सुंदर से नेट बिछा दिया। बच्चे लोग अपने वज़न से आराम से खेले कूदे जम करे, 5-10 बच्चे मिलके, तो उस तरीके से ये हैमॉक नेट बनाया हुआ है बड़े लेवल का। ये काफ़ी क्रिएटिविटी है इसमें। और पर्सनल लेवल में अगर मुझे कहा जाता कि स्कूल के ट्रिप में जब मैं छोटा था तब आना चाहिए था ऐसी जगह, तो ज़रूर ये मेरा लाइफ टाइम मेमोरी रहता। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि फार्म में गेस्ट जब आते हैं तो यहाँ पे मिनी फैमिली पिकनिक बोल सकते हैं, तो इस तरीके से है। देखिए जिसका जो कंफर्ट फार्म में होता है उसी तरीके से लोग यहाँ पे अपने फैमिली के साथ, जस्ट बिकॉज ये हाईवे टच है, तो इसी तरीके से लोग अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ आके यहाँ पे लंच करके जाते हैं। आप फैमिली के साथ ज़मीन पे सुंदर से प्यारे फार्म पे बैठ के आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे खा भी सकते हैं। देखिए कितना सुकून लगता है फैमिली के साथ चटाई लेके बैठ के सुंदर से फार्म पे आप लंच करते हो। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि समर सीज़न ऑफ सीज़न रहता है, तो इतना छावदार चीकू का पेड़ के बागान के बीच में बैठ के आप जब ये करते हो, यही सेम चीज़ मेरी माँ भी बोलती थी कि मेरी माँ भी जब छोटी थी तो उस टाइम में हमारे नाना जी जो थे वो उनको इस गर्मियों के सीज़न में ये आपका लीची के बागानों पे, बिहार में लीची के बागान होते थे, वहीं पे बैठ के पिकनिक करना, वहीं पे जो फार्मर होते थे लीची तोड़ तोड़ के उनको देते थे, स्पेशली वही लीची वाले सीज़न में। तो ये आप देख पाएंगे कितना सुंदर सेटअप है। तो यहाँ पे मिनी जो फार्म स्टोर भी है, कितना सुंदर सा। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ विथ एमिनिटीज़ बच्चों के लिए यहाँ पे रखी गई हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं यहाँ पे फार्म पे आके, और इस तरीके से जो फार्म स्टोर होता है आप अपने इस बगीचे पे चला भी सकते हैं। तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। देखिए
मार्केटला जायला तुम्हाला मनमाड मार्केट आहे, शिर्डी मार्केट. ओके सर, उद्या रील टाकतो. ते यूट्यूबवर आहेत व्हिडिओ नाही. जी जी. सर ये बाय द वे ये अंडे जैसे दूर से दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, चीकू? अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया. ये फार्म स्टोर है जहाँ पे ये, और ये क्या है सर? ये थालीपीठ का हुरडा है. ओके. ये हुरडा को भून के अच्छा, फ्राई ड्राइड वाला वर्जन है. अब हम इनके देसी थाली के बारे में आपको बताते हैं. खाने का तरीका बड़ा ही रोचक है. पहले ज्वारी के रोटी को टुकड़ों में पहले तोड़ लिया जाता है और उसके ऊपर इसमें तरी डाली जाती है, काले मसाले की तरी. तो एक तरीके से ये ऐसा एक फॉर्मूला है जहां पे आप रोटी को चावल की तरह बना के भी खा सकते हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. इसके बाद आता है यहां पे बहुत ही टेस्टी बैगन की सब्जी. अमेजिंग. क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पर्सनली इससे पहले ही ट्राई कर चुका हूं. उसके बाद आता है ये देसी दाल. लोकल भाषा में इसको बेसन से बना हुआ पिटला भी बोलते हैं. और उसके बाद आता है आपका प्याज, नींबू और मिर्ची से बना हुआ ठेचा. मिर्ची मतलब मिर्ची की चटनी, जिसको यहां पे लोकल भाषा में ठेचा बोलते हैं. और इसके बाद आता है बूंदिया. और उसके बाद इसमें गठिया टाइप की लंबे लंबी सेवैया दी जाती है, ताकि उसको आप ग्रेवी में मिक्स करके आप रोटी के साथ खा सको, ज्वार की रोटी के साथ. और फाइनली लास्ट में आता है आपका बोल भर के राइस, जो ज्वारी खाने के बाद बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं राइस खाना, सेम कॉम्बिनेशन के साथ. तो ये इस फार्म की हो गई एक देसी थाली, जो आपको रेस्टोरेंट में जाके कहीं पे भी नहीं मिलेगा. 5 स्टार होटल में भी आज के ज़माने में ऐसा डिश मिलना बड़ा ही मुश्किल है. इनका एक फेमस डिश है मांसवड़ी करके. हाँ, मुझे पता है इसका नाम मांस है. ये नॉनवेज नहीं है, ये प्योरली वेज स्पेशलाइज्ड डिश है. अगर आप इनके फार्म पे आते हैं, फल के फार्म्स पे, तो ज़रूर मांसवड़ी ट्राई ज़रूर कीजिएगा. मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है. वैसे स्टार्टिंग में तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया एज अ आउटसाइडर, इट्स अमेजिंग. आपके टेस्ट पैलेट को ये ब्लास्ट ऑफ कर देगा, और इसी वजह से ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मैं पर्सनली आप सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको रियली इस टाइप का देसी खाना खाने आना है, तो एक बार ज़रूर आप फल के फार्म्स पे ज़रूर जाके खा के आइए लंच के टाइम में. वैसे इनका सर्विस टाइम शाम तक रहता है, लेकिन लंच टाइम में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा. अब यहां से ले चलता हूं आपको सीधे सीधे किचन में. जैसे आप यहां पे किचन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आंटी जी हैं, वो कितने अच्छे से गांवठी तरीके से अपने हाथों से ज्वारी का रोटी ट्रेडिशनल तरीके से बना रही है. इसको थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ सो दैट आपका समय बचे. तो ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ चूल्हे का ज्वारी की रोटी. सिर्फ तवा में रख के इसका काम खत्म नहीं होता है. अगर इन केस अगर ये ठंडी भी हो गई है, तो भी उसको चूल्हे के सामने रखते हैं ताकि हीट एब्जॉर्ब करके ये वापस से गर्म हो जाए. तो ओवरऑल इस तरीके से बनती है आपकी गर्मा गर्म चूल्हे की बनी हुई रोटी. अब आपको दिखाते हैं सबसे फेमस महाराष्ट्र का काला मसाला. ये बनता कैसे है, चलिए आइए देखते हैं. काला मसाला के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पीसे जाते हैं, और इसके साथ मसाले अलग से मिला के इसमें एक साथ चटनी बना ली जाती है. और एक बार जब पीसना हो गया, तब इसको इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर तरी की ग्रेवी बना के उसमें ये मसाला डाला जाता है फुल ऑन टेस्ट के लिए. बात तो सच है, इस मसाले को हर दिन एक कंसिस्टेंट फ्लेवर के साथ पीस के तैयार करना, और वो फ्लेवर हर दूसरे रिपीट कस्टमर को वापस से टेस्ट कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि 5 स्टार होटल वाले मेंटेन करते हैं.
लेकिन यहाँ पे गांवठी खाना में 5 स्टार होटल वाली कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कल अगर वाइफ का झगड़ा हो जाता है अपने पति से तो फ्लेवर बदल जाता है अगले वीक तक, लेकिन डेली बेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ऑब्वियसली इस छोटे से लेवल में ही सही, लेकिन इतने बड़े विन को आपको और हमें तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। दैट इज कंसिस्टेंसी इन फ्लेवर। उसी तरीके से इनका फेमस जो मिर्ची की चटनी है जिसे ठेचा कहते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ पर मिर्ची, लहसुन, मूंगफली और नमक इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया गया है। सिर्फ पीसने के बाद ये चटनी तैयार नहीं होती है, ऑब्वियसली इसके बाद इसको फ्राई और रोस्ट किया जाता है लहसुन के साथ, जो इसका फ्लेवर काफी इन्हांस कर देती है। बेसन से बना हुआ जो दाल है जिसको पिटला बोलते हैं उसको ये तैयार करते हैं, और बैगन का जो भरता है महाराष्ट्रियन स्टाइल में, उसका जो टेस्ट है उसके क्या कहने हैं। सीधा खेत में आइए, नेचर से जुड़िए, पेड़ के छांव में बैठ के आराम से अपना देसी खाना, गांवठी खाना एंजॉय कीजिए। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। एडवेंचर। यस। चलो बाप बेटी का जोड़ी अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, सारी गाड़ियाँ पेड़ के नीचे छांव में है, और इसके साथ साथ छांव में एक स्टॉल भी है, देसी स्टॉल, जहाँ पे गांव से जो गृह उद्योग होते हैं उनके सारे सामान यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे गृह उद्योग भी सेट किया हुआ है पेड़ के नीचे, कितना सुंदर है। और यहाँ पे ये सारे आइटम्स जो उनको मिलते हैं, बाय द वे अगर आपको भी सामान अगर मंगवाना है, इनका फ़ोन नंबर तो दिख ही गया है स्क्रीन में, तो वहाँ से आप इनसे सामान मंगवा सकते हैं ये फ़ोन नंबर में। तो ये सारे काफ़ी यूनिक आइटम है, तो यहाँ से आप इंटरेस्टिंग चीज़ें मंगा सकते हैं। और देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इनके फार्म पे। देवनागरी में है, भले आपको मराठी में समझ में ना आए, लेकिन फिर भी ये आपके लिए काम कर जाएगा। फ़ोन करके हिंदी में बात कीजिएगा, ये लोग सही से आपको गाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि सारे जो गाड़ियाँ हैं इस फल के फार्म में, यहाँ पे पार्किंग का सिस्टम इन्होंने बता रखा है कि एंगल पार्किंग कैसे करना है, पेड़ टू पेड़, ट्री टू ट्री कैसे एंगल करके सारे गाड़ियाँ पार्क करनी है। हालांकि आज नॉर्मल दिन था, छुट्टी का दिन नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे गाड़ियाँ आई हैं। और इस बाहर के 40-42 डिग्री में, ये बहुत गर्म एरिया है, तो पेड़ की छांव में लगभग 5 से 7 डिग्री, कहीं कहीं पे 10 डिग्री का भी फ़र्क पड़ जाता है पेड़ के छांव के नीचे। तो वहाँ पे सारे विजिटर्स अपने कार पार्किंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक शेड वाला एरिया इनको मिलता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब यहाँ पे बड़ों का तो हो गया, बच्चों का कैसे करें? तो बच्चों के हिसाब से यहाँ पे इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक जो टॉयज़ है, कार, वो उनका राइड उनको खेत में मिल जाता है। कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है बच्चों को इसके लिए। तो फार्म पे ही वो सारा राइड कर रहे हैं बड़ों के गाइडेंस में। तो उस तरीके से ये चल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि फार्म पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, और ये मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद भी आया है। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिसका कि फार्म अंडर यूटिलाइज्ड है या फिर नुकसान में चल रही है, और उसको अपने ही जेब से हर महीने मेंटेनेंस मैनेजमेंट का खर्चा अपने फार्म का खुद ही उठाना पड़ता है? उसका फार्म उसके लिए कुछ कमा के उसको दे नहीं रही है, मोटा माटी ले दे के वो नुकसान में चल रहे हैं। तो उन लोगों को ये बात जरूर बताइएगा कि कैसे किसान बिजनेस क्लिनिक मदद करता है एक अंडर यूटिलाइज फार्म को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करने का, ताकि वो भी अपने नुकसान को ओवरकम कर सके और अपने फार्म को बेटर यूटिलाइज कर सके एग्रो टूरिज्म के मदद से। तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। अब फिर से वापस मैं आपको एंट्री पॉइंट पे लेके चलता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि एंट्री पॉइंट में जाते साथ जो पेड़ है उसके नीचे पार्किंग तो ऑलरेडी बुक्ड हो गई है, लोगों ने अपना बाइक और कार्स को पार्क कर दिए हैं। यहाँ पे आपका एंट्रेंस में गृह उद्योग है, और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे
सारे डिटेल, ये सेल्फी पॉइंट भी, और यहाँ पे फार्म के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, है ना, कि क्या माइंडसेट बना के आना है आपको, क्या चीज़ें समझनी है फार्म में आने से पहले, ये सारा लिखित यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ड्रिपर इरिगेशन सिस्टम जो पाइप होता है उसके हिसाब से 2 हैंड वॉश स्टेशन यहाँ पे रखा हुआ है, और उसके हिसाब से यहाँ पे उनका लैंडमार्क लोगो है, उसके बाद उनके फार्म का डिटेल है, और ये उनका शेड एरिया है जहाँ पे वो ये सारा सेटअप एग्रो टूरिज्म के हिसाब से वो बिठा रहे हैं। ये सारा टेबल अरेंजमेंट भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से उनका सारा सेटअप यहाँ पे बिठाया हुआ है, सारे बच्चों के लिए, कार्स के लिए, राइड्स के लिए रखे हुए हैं। वहाँ पे शॉप भी है जहाँ पे आगे आपको दिख रहा है ग्रे कलर में, और उसके साथ साथ वो ट्रैम्पोलिन वाला भी लेफ्ट में है। तो ये सारी चीज़ें ले दे के है फार्म पे, मतलब जब भी लोग आए तो उनको यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए मिले। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक होता है कमर्शियलाइजेशन और दूसरा होता है ओवर कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच में बहुत फाइन एक थिन लाइन है। अगर बैलेंस नहीं किए तो ये पूरा मेला बन जाएगा, और मेले में लोग ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, एक बार आते हैं फिर दोबारा नहीं आते, और आपको चाहिए होगा रिपीट कस्टमर्स। बाय द वे, इस शूटिंग रेंज के पीछे आपको एक बहुत ही शेडेड एरिया, नया डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे इस फार्म के ओनर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। अब सवाल आता है कि हमने ये एग्रो टूरिज्म का सेंटर कहाँ से ढूंढ के निकाला। तो ये कहानी तब की है जब हमारी रिसर्च टीम इंडिया के 30 बेस्ट एग्रो टूरिज्म सेंटर्स ढूंढ रहे थे रिसर्च करते करते, और तभी उन्हें पता चला इस फार्म के बारे में। इस स्टडी के दौरान जब हमें एक अजीब सा केस मिला ना, तो हम भी शॉक रह गए। लोगों की बुद्धि ही इसमें चकरा गई। पता है क्यों? एक MBA का गोल्ड मेडलिस्ट लड़का शानदार कॉर्पोरेट नौकरी को लात मार के अपने गांव लौटा, और सिर्फ 2.5 एकड़ के अपने छोटे से फार्म पे स्टार्टअप मजदूर भी बना, वेटर भी बना और किसान भी। क्या ये पागल हो गए हैं? क्या इसे पैसे का कोई मोह नहीं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो रुकिए, पागल ये नहीं, पागल आप हो, क्योंकि असली सस्पेंस तो अभी शुरू हुआ है। क्या आपको पता है, ये MBA का गोल्ड मेडलिस्ट जिसने दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफर्स को ठुकरा दिया है, तो आखिर अशोक फाल्के जी ने ऐसा क्या सीक्रेट कोड डिकोड कर लिया है, क्रैक कर दिया है अपने खेत में एग्रो टूरिज्म बिजनेस से, जो आप जैसे लोग नहीं देख पाए? ऐसा क्यों हुआ कि एक वेल एजुकेटेड यंग प्रोफेशनल को राजा जैसी जिंदगी अपनाने पर मजबूर भी कर दिया है? क्या है ये पूरा माजरा? आज ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो आज हम कहाँ पे आए हुए सर? ये फलके फार्म चिक्कुचीवाड़ी करके एक एग्रो टूरिज्म सेंटर है। यह है महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में, जिसका अभी नाम अहिल्यानगर हुआ है। तो यहाँ पे एक नगर तालुका आता है, तो नगर पुणे हाईवे पे ये चास करके विलेज है, जहाँ पे ये एग्रो टूरिज्म सेंटर आता है, जिसका नाम फलके फार्म चिक्कुचीवाड़ी है। ये चिक्कुचीवाड़ी नाम हमने इसलिए रखा कि ये जो फार्म है इसमें 2.5 एकड़ में चिक्कू के पेड़ है, जो कि 35 साल पुराने हैं, तो इसलिए ये नाम चिक्कुचीवाड़ी ऐसा रखा हुआ है। और फलके हमारा सरनेम है, तो इसकी वजह से ये फलके फार्म चिक्कुचीवाड़ी करके इसका नाम रखा गया। ओके, वैसे सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक है, और मेरा क्वालिफ़िकेशन बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में होने के बाद हमने ये एग्रो टूरिज्म स्टार्ट किया है। तो सर आज के हमारे ऑडियंस को क्यों आज का पॉडकास्ट आपका देखना चाहिए सर? ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग खुद का एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको करना तो चाहते हैं लेकिन जिनको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए कि किस तरह से शुरू किया जाए और क्या क्या दिक्कतें इसमें आ रही है या आ सकती है। उनको मार्केटिंग में इनिशियली क्या दिक्कतें आएगी, क्या गलतियाँ उनको नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए उनको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। मैं सारे व्यूवर्स को जो एग्रो टूरिज्म सेक्टर में आना चाहते हैं उनसे यह
विनती करूँगा कि आप ये पॉडकास्ट देखकर आप आपके फार्म का स्टडी करके फिर इस इंडस्ट्री में आइएगा। जब हमने शुरू किया था तब हमारे पास सिर्फ पेड़ थे और बिछाने के लिए चटाई थी। हमारे पास ना किचन के सारे यूटेंसिल्स थे, कुछ भी नहीं था, एकदम रॉ से शुरू किया। टॉयलेट भी नहीं थे। टॉयलेट भी नहीं थे, टॉयलेट एक ही था, वो भी कॉमन था, लेडीज जेंट्स के लिए एक ही था। तो ये सारी चीज़ें है ना धीरे धीरे करके हमें पता चलती है, हमको उसके बारे में नॉलेज होती चलती है, तो हम थोड़ा थोड़ा आगे जा सकते हैं उसमें। लेकिन जब आपको फैमिली का सपोर्ट रहता है तब फिर आपको वो मोरल सपोर्ट भी रहता है, फिर वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं रहते। चाहे आपका बिज़नेस कम भी हो लेकिन फैमिली को पता चलता है कि गेस्ट आ रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, तो फिर आपको फिर वो सपोर्ट रहता है एक आपको बिज़नेस में आगे जाने के लिए। ये 2015 से लेके हमने चालू किया। पहले 3 साल हमने हुडा पार्टी की। हुडा पार्टी सीजनल रहती थी तो बाकी साल भर हमें फिर मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती नहीं थी। तो ये फिर उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमने ये डाइनिंग चालू किया डेली का। तो उसको भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग आते खाना खाते, और जो लोग शादी मुहूर्त के लिए भी जा रहे होते, शादी के लिए भी जा रहे होते, उनकी भी बसेस रहती है, वो जाओ यहाँ पे हॉल्ट लेके यहाँ पे खाना वाना खा के फिर वो आगे शादी के लिए निकल जाते हैं। जो जैसे पूना से आए हुए लोग यहाँ पे खाना वगैरह खा के उनका संभाजी नगर हो या नासिक हो, ऐसे किसी जगह उनकी शादी रहती है तो बीच में उनको खाना पड़ता है। तो ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पे आके लोगों को जो ट्रैवलिंग की थकान रहती है वो दूर होती है, एकदम रिलैक्सेशन फील होता है। हाईवे से लग के, इसलिए हाईवे से लग के यहाँ पे, और ऐसा फील भी नहीं होता है कि हम हाईवे के बाजू में, ऐसा लग रहा है कि हम किसी पिकनिक स्पॉट पे चले गए बाजू में। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम जो खाना बनाते हैं वो डेली का फ्रेश रहता है। जैसे कि हमारा मसाले भी जो बनते हैं वो डेली के डेली बनते हैं और उसी दिन ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल जो टच है तो वो, और होमली फूड है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ के खाने को कोर एक्सपर्टीज़ है, जहाँ के खाने को और बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं। ओके, मतलब फ्रेश बना, फ्रेश खेत में बैठ के खाए जी, है ना। रिजॉर्ट के लिए जब हम जाएंगे सर, तो रिजॉर्ट की डिमांड है ना, कोई भी रिजॉर्ट हमें 4-5 साल के बाद बोर होने लगता है। एक रिजॉर्ट खुलता है तो हाँ, 20 रिजॉर्ट उसके आजू बाजू खुल जाते हैं, सैचुरेशन में आता है। देयर विल बी ऑलवेज बिगर एंड बेटर प्लेयर इन द रिजॉर्ट इंडस्ट्री। हर कोई बड़ा नेता हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो पैसा लेके आ जाएगा, उससे भी बड़ा वो रिजॉर्ट खोल के या वाटर पार्क खोल के बैठ जाएगा। बिल्कुल। अब संभाल लो उसको। कुछ लोग एग्रो टूरिज्म सेंटर में आके उनको फैसिलिटीज़ ऐसी चाहिए कि जो रिजॉर्ट ओनर दे सके, 5 स्टार वाला। लेकिन जब आप एग्रो टूरिज्म सेंटर में आते हो तो आप क्लोज टू नेचर जाते हो, तो नेचर के जितना क्लोज जाओगे आप, वो रॉ होती है, और वो रॉ ही जब होती है तभी वो अच्छी रहती है, वो उसका ऑरा उसी में अच्छा है। जब आप उसको मॉडर्न करोगे या फिर उसको कमर्शलाइज करोगे ज़्यादा, तो फिर वो टच रह नहीं पाता है। तो लोगों को ना एक्सपेक्टेशंस, कुछ लोगों को एग्रो टूरिज्म में आके भी एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है कि वो थोड़ा सा रिजॉर्ट टाइप लोगों को फैसिलिटी चाहिए। तो मैं उन लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को भी रिजॉर्ट टाइप फैसिलिटी चाहिए वो एग्रो टूरिज्म से एक्सपेक्ट ना करे, वो जाके रिजॉर्ट में ही पहुँचे। वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ 5 स्टार मिल जाएगी। लेकिन एग्रो टूरिज्म ओनर को वो फैसिलिटीज़ देना कठिन है, और वो मतलब उनके लिए उन्होंने वो बिज़नेस शुरू ही नहीं किया, जो कि 5 स्टार उनको बिज़नेस में जाना ही नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने एग्रो टूरिज्म शुरू किया। ओके। तो लेकिन जिन लोगों को नेचर में जाना है, नेचर के क्लोज जाके उनको अपने सोल को हैप्पी करना है, उन्हीं के लिए एग्रो टूरिज्म सेंटर से। इसका मतलब अगर आप नेचर लवर हो, फार्मिंग एंथुजियास्ट हो, और नेचर मतलब धरती माता से जुड़ के आपको रियली एक सुकून, एक रिलैक्सिंग, एक थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए या फिर वो लाइफ चाहिए, तो ज़रूर आप एग्रो टूरिज्म ओनर बनिए, या फिर मोमेंटरी भी अगर आपको सुकून चाहिए तो एग्रो टूरिज्म गेस्ट बन के आइए फार्म पे। यहाँ पे हम कमर्शलाइज नहीं कर रहे जैसे चीज़ों को। देखो हम छाव के पेड़ के नीचे बैठा के लोगों को खाना खिला रहे हैं। यहाँ पे पॉश हॉल भी बनाया जा सकता है, लेकिन लोगों को वो चाहिए नहीं। लोगों को क्या चाहिए? बेसिक नेचर। तो हाँ, नेचर में हमारा जो यूएसपी है वो यही है कि हमारे यहाँ बहुत इतनी धूप में भी एकदम बढ़िया सी छाव है, वहाँ पे ठंड हवा है, तो और एकदम नेचुरल ऑक्सीजन है। आज तक जितने भी लोगों ने एज एग्रो टूरिज्म स्टार्ट किया है उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिसोर्ट में कन्वर्ट किया है।
उन्होंने वाटर एक्टिविटीज़ बनाए, उन्होंने एडवेंचर गेम बनाए। तो वो क्या हो गया है, वो लोग चले गए रिसोर्ट में, रिजॉर्ट मॉडल में। तो उनका जो कोर था एग्रो टूरिज्म का वो शिफ्ट हो गया। और बहुत सारे लोग हैं जिनको एग्रो टूरिज्म में वो लोग बोलते हैं कि फुटफॉल कम है, लोग कम आते हैं, तो और कस्टमर्स की भी डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो जो कोर नॉलेज है या कोर मतलब प्रिंसिपल है ये एग्रो टूरिज्म का, वो किधर तो हट जाता है और फिर लोग ये रिसोर्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहता है कि वो एग्रो टूरिज्म चलाए। हर इन्वेस्टर को ये चाहिए कि हम उसको रिसोर्ट में कन्वर्ट करें और रिसोर्ट अच्छा रेवेन्यू देगा, फिर हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ये कोई भी एज ए इन्वेस्टर आके यही करेगा, मतलब किसी भी एग्रो टूरिज्म को रिसोर्ट में कन्वर्ट। तो आप जैसे जो लोग एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर के ओनर है और आप ये जानना चाहते हैं कि और कितने तरीकों से आप अपने फार्म में अपना फायदा करवा सकते हो ताकि आपको अपना एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर बाद में रिजॉर्ट ना बनाना पड़ जाए, रिजॉर्ट जैसे ज़्यादा खर्चे ना करने पड़ जाए, या फिर आपका ये ऑफ सीज़न चल रहा है बिजनेस का और इस ऑफ सीज़न में आप और क्या बेटर कर सकते हैं अपने इस एग्रो टूरिज्म सेंटर के लिए, ये समझना चाहते हैं। इसमें हम आपके एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर को बहुत ही डिटेल में स्कैन करते हैं अपने 10 साल के एग्रो टूरिज्म के एक्सपीरियंस से और आपको ये बताते हैं दुनिया भर के एक्सपीरियंस के साथ कि आपके फार्म में एग्रो टूरिज्म के नाम पे इस वक्त क्या करने से आपके लिए फ्यूचरिस्टिक तरीके से सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ऑडिट सर्विसेज में बताते हैं ताकि आप अपने एग्रो टूरिज्म सेंटर के ट्रू पोटेंशियल को समझ सको और उसके अकॉर्डिंगली काम करके अपना इनकम और बढ़ा सको। बीइंग एज ए एक्सपर्ट हमारा काम ही यही होता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको देना ताकि आप एज अ लेमैन इसको समझ सको, ताकि आप अपना हाइपर फोकस लिमिटेड चीज़ों में ही सही लेकिन अच्छे से दे सको और उसमें सक्सेसफुल भी बनो। तो इसके लिए आप हमारा एग्रो टूरिज्म का ऑडिट सर्विसेज ले सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस दिए हुए नंबर पे आपको फ़ोन करके एक पेड अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और इस पेड अपॉइंटमेंट में आपको मिल जाएगी हमारी ऑडिटिंग सर्विसेज। तो देर किस बात की, अभी दिए हुए इस फ़ोन नंबर पे तुरंत फ़ोन लगाए और ये पता करें कि किस तरीके से आप ऑडिटिंग सर्विसेज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको कैसे फ़ायदा इसमें हो सकता है। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म बिजनेस ओनर्स के लिए ही है, हमारी एग्रो टूरिज्म की ऑडिटिंग सर्विसेज। अब मैं बताता हूं आपको एक राज की बात, क्यों इस एग्रो टूरिज्म सेंटर के ओनर ने हार्डकोर एडवेंचर या वाटर पार्क नहीं बना के क्यों उन्होंने यहाँ पे सॉफ्ट एडवेंचर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। चलिए ये भी समझते हैं। एग्रो टूरिज्म में एंटर करते वक्त कुछ लोगों ने हमें बताया था कि आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ बड़ी बड़ी चालू करो ताकि लोग अट्रैक्ट हो, लेकिन मैंने कुछ अलग अलग जगह जाके देखा, वहाँ पे इतने मतलब हादसे हुए थे ऐसे जैसे एग्जांपल थोड़ा जैसे एग्जांपल देखो कि कोई जिप लाइन से गिर गया, उसकी मौत हो गई। कुछ किसी स्विमिंग पूल में बनाया था, बोटिंग था, वहाँ पे वो बोट पलट गई और उसमें कुछ गेस्ट की मौत हो गई। तो मैं वो चीज़ें नहीं चाहता था, भले ही बिजनेस कम हो लेकिन शांति से हो, क्योंकि वो हरासमेंट इतना गंदा रहता है कि आपका नाम, सारी चीज़ें इतनी खराब होती है। ओनर्स का क्या हुआ सर, थोड़ा सा मेरे को बताइए तो। मैं नाम मत लीजिए, लेकिन ओनर्स का क्या हालत? ओनर्स का सर, क्या उनको पनिशमेंट मिली? उनका पनिशमेंट जेल हुआ, उनको जेल जाके उनको बाहर आना पड़ा, एग्रो टूरिज्म का नाम खराब हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें होती है। भले आप लिख के लेते हो उनसे रिटर्न में कि बाबा आप जब एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहे हो कि यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है करके, लेकिन होता क्या है, जब आपके यहाँ कोई भी घटना घटती है तो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ही हो एज ए ओनर। तो इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे शुरू करना थोड़ा सा उचित नहीं समझा कि जिससे लोगों को दिक्कतें आ सकती है। हमारा अगर उस तरफ ध्यान नहीं रहा
तो हमारे मतलब अनचाहे भी कुछ चीज़ें हो जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे अवॉइड की हुई। इसकी हिस्ट्री थोड़ी जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। जब 1988 में ये प्लांटेशन हुआ, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने इसका प्लांटेशन किया हुआ है। तो उन्होंने ये सोच के किया कि हमें अगर दिन का समझो 150 पेड़ है तो 150 पेड़ का 1 रुपया भी इनकम आता है एक पेड़ का एक दिन के लिए, तभी उनको मतलब उनका इनकम अच्छा था उन दिनों, उस ज़माने में। हाँ उस ज़माने में। तो ये सोच के उन्होंने ये प्लांटेशन किया था कि 150 रुपये हर दिन आएंगे तो ऐसे 6 महीने भी आते रहेंगे तो भी घर का खर्चा निकलता रहेगा। तो इस सोच से उन्होंने ये चालू किया, ये प्लांटेशन किया था। उसके बाद जब पेड़ ने चीकू देना मतलब फल देना स्टार्ट किया तो तब से लेकर मतलब 1997 से हमारे पिताजी यहाँ पे फ्रूट स्टॉल लगाते, नगर पुणे हाईवे पे उनका फल के फार्म, ये फ्रूट स्टॉल फेमस था पहले। तो वो फ्रूट स्टॉल की वजह से यहाँ पे फुटफॉल अच्छा है कस्टमर का, मतलब लोग आते थे यहाँ पे, उनको सबको मालूम है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक चिक्कू मिलते हैं। तो ये नेचुरली पकाए हुए, इसमें कुछ केमिकल कार्बाइड वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने उनके बच्चों ने जो पहला फल खाया वो हमारे बगीचे का खाया। तो ये ट्रस्ट था वो बढ़ता गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा क्वालिफिकेशन पूरा हुआ तो फिर मुझे मेरी प्लेसमेंट हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन मुझे नौकरी करने में कुछ अच्छा मतलब इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने थोड़ा स्टडी किया, सोचा, घूमा फिरा। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है तो इसको हम क्यों ना यूटिलाइज़ करके देखें, आजमा करके देखो। मतलब तो हमारे यहाँ ना जब नगर पुणे हाईवे पे ये इतनी बड़ी यहाँ छाव की जगह किसी दूसरी जगह है नहीं। तो लोग ना रास्ते में आते जाते वक्त खाना टिफ़िन साथ में जो रखते थे तो वो क्या करते थे, यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते थे, पिकनिक टाइप का। हाँ, तो यहाँ पे खाना खा के वो आगे चले जाते थे। कुछ लोगों ने बताया कि आप क्यों ना आप घर का खाना हमें दे दो, तो फिर हम टिफ़िन नहीं लाएंगे, आपके यहाँ खाना खा के चले जाएंगे आगे। तो इसकी तरह ये कारवा धीरे धीरे शुरू हो गया। लोग फ़ोन करके आते थे कि हमें महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन खाना खिलाओ, जैसे पिठला भाकरी खिलाओ, ये खिलाओ, चूल्हे पे जो चूल्हे पे भाकरी ज्वार की बाजरे की बनती है वो बना के हमें दे दो। तो तब से ये ऐसा धीरे धीरे शुरू किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2015 से हमने हुरडा पार्टी शुरू की। पहले जब हम ऑर्गेनाइज करते थे वो था हुरडा पार्टी, कब से कब तक? ये लेता है नवंबर से लेके फेब एंड तक, मतलब ठंडी के सीज़न में ये रहता है जब ज्वार हरा रहता है। तो हुरडा क्या रहता है कि पोंग रहता है, ग्रीन सोरगम को हम काउडंग में ये करते हैं, हाँ बेक करते हैं। तो उसको भून के उसके दाने निकाल के उसके साथ अलग अलग टाइप की चटनी है, कर्ड है या देसी अलग अलग फ्लेवर्स के हाँ, साथ उसको खाते हैं लोग। तो वो एक ट्रेडिशनल टच रहता है यहाँ के, हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है वो चीज़ महाराष्ट्र में जी। गुजरात से वो बेसिकली, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है। तो वो खाने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, बॉम्बे से लोग आते हैं, पूना से आते हैं, नासिक से आते हैं, यहाँ तक कि सतारा, सांगली उस जगह से भी लोग आते हैं यहाँ पे, हाँ वो हुरडा पार्टी के लिए। यहाँ पे होता क्या है फिर, वो हुरडा पार्टी में लोगों का सोशल गेट टुगेदर भी होता है और सब लोग इकट्ठा होकर उनकी बातें रहती है, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी रहती है, बच्चे भी खेलते हैं, तो दिन उनका निकल जाता है। ये डे पिकनिक टाइप हुए हुरडा पार्टी हो जाती है। तो हुरडा पार्टी का पहले 3 साल हमने ये किया। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड ये आने लगी कि यहाँ से शिरडी नज़दीक है, तो पूना से जब लोग निकलते हैं शिरडी जाने के लिए तब वो कॉल करके पूछते हैं कि आप जो हुरडा पार्टी के में खाना देते थे तो वो खाना अभी भी मिल सकता है क्या। तो उसके बाद फिर 2016, 17, 18 में हमने चालू किया डेली फूड। तो डेली महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल डाइनिंग में हम देते हैं महाराष्ट्रियन थाली। तो उसमें रहती है 3 सब्जियाँ। हमारे यहाँ का जो लोकल फूड जिसे बोलते हैं वो ब्लैक ग्रेवी में काला रस्सा जिसको बोलते हैं, काला मसाला रस्सा। तो उसमें वो मांस वड़ी करके हम एक बेसन की वड़ी देते हैं, वो जो कि प्योर वेज रहती है, जिसमें हम क्या बोलते हैं उसको उसमें जो मसाला स्टफिंग किया हुआ रहता है और उसके साथ फिर पिठला रहता है, अपना बैंगन रहता है, ज्वार बाजरे की रोटी रहती है, ठेचा रहता है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हम खाने के लिए देते हैं। तो ये अब पूरे साल भर हमारा ओपन रहता है।
सुबह 10:30 बजे 10-10:30 शुरू होता है, इवनिंग को 8:30-9 बजे तक हम रात को चलाते हैं। दिन भर खाना मिलता रहता है लोगों को, यहाँ आते लोग खाना खाते, आराम करते, एंजॉय करते, बच्चे लोग पिकनिक जैसा खेल के कूद के फिर आगे चले जाते हैं। ऐसा तो ऐसी कौन सी चीज़ है सर जो आपके इस एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट में आपको बहुत इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है हमेशा? सर ऐसा है कि जब गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए, जब वो खाना खाते हैं जो सुकून उनको मिलता है, तो हमारे मराठी में एक कहावत है कि अन्नदाता सुखी भव। बहुत सारे लोग हमें ये आशीर्वाद देके जाते हैं कि अन्नदाता सुखी भव, मतलब उनका बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जिन्होंने हमें अन्न दिया उन पे हमारा आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो वही हमारे लिए मोटिवेशन है कि जब लोग ऐसा बोलते हैं हमें इतना प्राउड फील होता है कि हम मतलब कुछ तो दे रहे लोगों को अच्छा, जो लोगों को पसंद आ रहा है, और इससे हमें बहुत अच्छे आशीर्वाद भी मिल रहे हैं कि लोग यहाँ आके खाना खा के। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा है आपका खाना खा के, अगर दूसरा पेट होता तो वो भी हम भर के आज के चल जाते। ऐसा लोग बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो इंस्पायरिंग है सर। कुछ भी काम करने के लिए कुछ तो इंस्पिरेशन चाहिए, तो लोगों के ज़रिए हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो हमारे लिए एक अलग ऊर्जा है, चेतना है, जिसकी वजह से हमारा काम चालू है। जी बिल्कुल सर। इसका मतलब आप अगर एग्रो टूरिज्म के फील्ड में एज अ बिगिनर एंटर कर रहे हो या ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको शुभता के साथ लाभ मिलता है। लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे आप उगाओ, दिखाओ, बिठा के खिलाओ और कमाओ, ये शुभ तरीके से आप लाभ कमाते हो, जिससे लोग की दुआएं भी आपको मिलती है, तो तृप्तता यहाँ पे रहती है। बिल्कुल, है ना सर? एक समाधान रहता है लोगों के आशीर्वाद की वजह से ये हम ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और वही सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, पैसे कमाने के बहुत सारे ज़रिए हैं, लेकिन ये जो ज़रिया हमने चूज़ किया हुआ है उससे बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपके ये ब्लेसिंग जो है आपके पूरे फैमिली के काम आते हैं। जी, बहुत लोग होते हैं ना, पैसा कमाया लेकिन गालियाँ भी बहुत खा रहे हैं। गालियाँ तो हर कोई थोड़ा थोड़ा इधर 19-20 का करता है, लेकिन किसी का मतलब बुरा करके, किसी का ये करके ऐसा नहीं है। ये शुभ लाभ मिट्टी से जुड़ा हुआ, जैसे सोचे किसान कितना सिंपल सादा रहता है, तो उसको शुभ लाभ ही मिलता है हमेशा। तो इसी के चलते ये कहावत भी आपने बताया। जिस जगह पे हमारा ये लोकेशन लोकेटेड है, तो वहाँ आजू बाजू में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पे पानी का पानी बहुत ही कम है। तो जब समर रहता है तब यहाँ पे पानी बहुत ही कम रहता है, तो जब अगर कुछ पानी की एक्टिविटीज़ होती यहाँ पे, तो स्टे के लिए इतनी डिमांड है हमें, तो स्टे के लिए हम कुछ अरेंजमेंट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पानी चाहिए, थोड़ा सा स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें, वाटर बॉडीज, हाँ वाटर बॉडीज़ वगैरह रहती है, नेचुरल वाटर बॉडीज़ रहेगी तो और भी बढ़िया। अगर ये कुछ रहता है तो हम इससे भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है या कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन ये एड ऑन्स है जो अगर हमें मिलते तो हम और भी बढ़िया करते इसमें। देखो ऐसा है, जब हमने शुरू किया था तो हमने एकदम स्क्रैच से शुरू किया था, कुछ भी अंदाज़ा था नहीं। तो हमने शुरुआत में हमारे यहाँ ना की टॉयलेट्स थी, कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जो सिटी से लोग आते हैं, देखो एग्रो टूरिज्म पे तो गांव से लोग आते नहीं है, आते हैं सिटी से। उनको जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी, जो कि एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए थे, वो थे टॉयलेट्स। तो इनिशियली हमारे पास वो टॉयलेट्स थे, लेकिन एक ही टॉयलेट था, लेडीज जेंट्स अलग टॉयलेट चाहिए थे, वो थे नहीं। तो वो जो चीज़ें है वो इनिशियली जब आप एग्रो टूरिज्म शुरू करेंगे, ये हाइजीन की जो बातें ये एकदम प्रॉपरली ही चाहिए, मतलब इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई ये नहीं, मर्डी नहीं। हाँ जी, नहीं जी। तो एक ये पहला गलती हो गया है ना, जो एज अ बिगिनर आपने उस टाइम में करी थी। सेकंड और थर्ड क्या था सर? बाकी तो देखो, ट्रेन स्टाफ मिलना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। हम देखो लोकल लोगों को हायर कर लेते हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ों का एटिकेट्स रहता नहीं है। वो उनकी गलती है नहीं। देखो, वो जिस बैकग्राउंड में पढ़े उनको मतलब उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन एकदम 100% रहेगी कि उन्होंने ऐसी बात करनी चाहिए, वैसी ही करनी चाहिए। वो चीज़ें थोड़ी सी जब हम नया शुरू करते हैं तो वो चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी रहता है। हर जगह हम खुद पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जब हम जो स्टाफ हायर करते हैं तो थोड़ा सा सोच के
थोड़ा सा जिनको थोड़े से मैनर्स अच्छे हो, कस्टमर से बात करनी आती हो, ऐसे लोगों को अगर आप हायर करते हो तो ये फिर अच्छा एक इम्पैक्ट आपके लिए रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपके जो फार्म के जो एम्प्लॉयज़ है एग्रो टूरिज्म के नाम पे बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो, आपको समझदार लोग ज़्यादा चाहिए। समझदार लोग ज़्यादा, जिनको बेसिक वैल्यूज़ ये ज़्यादा मालूम है ना, सेंसिबिलिटी वो वाले लोग चाहिए। तो आप फिर से अगर ज़ीरो से स्टार्ट करने का मौका दिया जाए तो फिर आप क्या क्या चीज़ करते हैं एज ए बिगिनर, सो दैट हमारे व्यूअर्स भी इससे सीख सकें? इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपका लोकेशन अगर सिलेक्ट करते वक्त ऐसा सिलेक्ट करो आपकी जो एक्सेसिबल हो, जहाँ पे लोग इजीली अप्रोच हो सके। ऐसा नहीं है कि लोकेशन अगर एक्सेसिबल नहीं है तो लोग नहीं आते, लोग आते हैं लेकिन लोगों को वहाँ आने में कुछ तकलीफ होती है तो फिर वो दोबारा नहीं आते। इसलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो, आपके हाईवे के आजू बाजू में हो, शहर के नज़दीक हो, ऐसा लोकेशन आप अगर चूज़ करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गई लोकेशन वाइज चीज़। दूसरी चीज़ है जो फूड आप देते हो, वो फूड आपका ज़्यादातर अगर लोकल फूड रहता है तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता है, ना कि हर जगह। देखो अब जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें पता रहता है कि सारी होटलों पे कॉन्टिनेंटल खाना, हाँ, सब खाना जैसे एक ही टाइप का मिलता है। आप कहाँ भी जाओ होटल में वही ग्रेवी वही चीज़ें, तो लोग थक गए इन द सेंस उनको पता है कि ये खाने में अच्छा लगता है लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे होते हैं। गिल्ट ज़्यादा है, खाने के बाद गिल्ट ज़्यादा होता है। तो वो जो आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस जो बन रहे हैं ना, तो उनके लिए यह बहुत ही क्या बोलते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है कि आप जो खाना खिला रहे हो वो फ्रेश हो और वो लोकल हो, गाँवठी खाना। हाँ। तो लोकल फूड एक्सपीरियंस करना भी चाहते हैं लोग अलग अलग जगह जाके। एज ए टूरिस्ट आप जहाँ जाते हो, देखो हम किसी दूसरी कंट्री भी चले गए तो हम क्या प्रीफर करते हैं, वहाँ का लोकल खाना। जैसे हम राजस्थान भी चले गए तो राजस्थानी खाना हम वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। हमें चाहिए कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ की फूड कल्चर जिसको बोलते हैं कि वो भी एक्सपीरियंस किया जाए, वहाँ पर लोकल कल्चर भी, वहाँ का ट्रेडिशन भी। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किसी भी एग्रो टूरिज्म सेंटर पे होना चाहिए। तो हुडा पार्टी के सीज़न में भी हमारे यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार लोग आके जाते हैं। उसके बाद ये खाने के लिए तो रोज़ 100-150 लोग रहते ही है। तो सालाना कितना हो गया एवरेज करके? सालाना 30,000 तो लोग आते रहेंगे। ओके, 30,000 ना सर? हाँ, गुड परफॉर्मिंग है सर। और आप लोग के इधर पैकेज क्या है सर? पैकेज सिस्टम जब आते हैं उनको क्या ऑफर होता है, उसमें क्या क्या प्राइसेस होते हैं? देखो, एक चीज़ तो है हमारा डाइनिंग, महाराष्ट्रियन डाइनिंग, जहाँ पे हम 250 रुपीज़ पर हेड चार्ज करते हैं। तो ये हो गया सिर्फ खाने के लिए जो लोग आते हैं। दूसरा जो पैकेज है वो हुडा पार्टी के सीज़न में रहता है, उसमें हम करते हैं 650 रुपीज़, 600 रुपीज़ ऐसा चार्ज करते हैं। तो उसमें फिर सुबह का ब्रेकफास्ट, उसके बाद हुडा पार्टी, हुडे के साथ वो सारी चीज़ें, दही चटनी वगैरह, दोपहर का खाना, इवनिंग का चाय, ये सारी चीज़ें उस पैकेज में इंक्लूड रहती है। राइट। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि अभी के टाइम में एक पैकेज है 100 से 150 रुपये करके है। 250 रुपये के 250, ओके, 250 रुपये के एक पैकेज है। और आप लोग का फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है सर, अगर इस तरीके से और अच्छा चलता रहा तो? जी, तो हम फिर महाराष्ट्रियन डाइनिंग में ही थोड़ा वैरायटी बढ़ाना चाहेंगे। जैसे कि हम जो अभी थाली सिस्टम चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्नैक्स आइटम को भी प्रीफर कर रहे हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा थलपीट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, जो होटल्स में नहीं मिल पाती, वो चीज़ भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे करके, ताकि जो लोगों की छोटी भूख हो, जिनको एकदम भरपेट नहीं खाना है, उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। हाईवे पे है तो रास्ते के लिए स्नैक्स भी लेके जाए, ऐसा। तो मार्केटिंग में बड़े बड़े ब्लंडर्स या डिजास्टर एज अ बिगिनर आपने क्या क्या करी थी उस टाइम में सर? हम ना जब हमने शुरू किया था तो किसी को कुछ भी मालूम था नहीं, तो हमने क्या किया, कुछ सिटी में होर्डिंग्स लगाए कि यहाँ पे ऐसी जगह है, यहाँ पे कुछ हुडा फेस्ट करके कुछ चालू हो गया। तो इतना फ्लो आ गया, तो मतलब हम परेशान हो गए कि यार ये होर्डिंग लगाना गलत हो गया हमसे, इतना फ्लो आ गया। तो उस फ्लो को मैनेज करने के लिए हमारे पास मैन पावर तो था नहीं, टीम भी उस तरह की थी नहीं। तो थोड़ा सा शुरू में
और ऐसा था नहीं कि डेली उतना क्राउड आ रहा है, ऐसा हो रहा है कि मतलब वीकेंड में बहुत ही मतलब कितने क्राउड आ रहे थे उस टाइम? बहुत ही ज़्यादा क्राउड आ रहे हैं, फिर वीकडेज में कम आ रहे हैं, तो हम हैंडल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को कि मैन पावर का हाँ, तो कैसे रखे, अगर कितने रखे लोगों को। सैटरडे संडे फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके सॉर्ट किया कि सैटरडे संडे इन लोगों को ज़्यादा तक बुलाया जाए, फिर बीच के दिन में कम फ्लो रहता है तो ये लोग फिक्स्ड रहेंगे, वो डेली आएंगे। तो इस तरह हमें वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ी। वो तो हो गया मैन पावर का। इसके बाद जो रॉ मटेरियल्स लगते थे उसका भी मैनेजमेंट करना बहुत ही मतलब वो भी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था ना। लोग फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो रॉ मटेरियल भी कम ज़्यादा लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कितना क्या क्वांटिटी में कितना क्या चीज़ें लाई जाए। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमने फिर बैठ के डिस्कशन किया, तो चीज़ें थोड़ी सी बल्क में लाना शुरू किया, जो ख़राब नहीं होने वाली वैसी चीज़ें को ज़्यादा लाया। तो फिर वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो सॉर्ट आउट होती चली गई। 2.5 एकड़ के लैंड पे हम लगभग 400-500 लोगों को हैंडल कर लेते हैं डेली बेसिस पे जी। डेली उतना फ्लो रहता नहीं है, लेकिन अगर मैक्सिमम कैपेसिटी की बात की जाए तो हम उतने लोगों को 400-500 लोगों को आराम से हैंडल कर सकते, 400 लोगों को आराम से हैंडल कर सकते। बहुत सारे हमारे ऑडियंस ये सोचते हैं सर कि 400-500 लोग तो बहुत कंजस्टेड हो जाते हैं, 50 लोग कंफर्ट वाला रहता है, या 400-500 का मतलब जो गदर जो मच जाता है सर उस टाइम में कैसे वो मैक्स आउट कैपेसिटी, वो ब्रेकिंग पॉइंट है? ब्रेकिंग पॉइंट वो सर उसको कह रहता है 400-500 लोग आते हैं, लेकिन वो सारे एक साथ आते नहीं है। हाँ। तो कुछ लोग आते हैं, खाना वाना खा के चले जाते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं, तो ऐसा सारी चीज़ें जो रोटेशन रहता है, रोटेशन वाइज हम देखें तो 400-500 लोग आराम से दिन भर में हो जाते हैं। ओके। तो एट अ टाइम बैच वाइज आप कितना मैक्सिमम हैंडल कर सकते हैं? सिंगल बैच में अगर पकड़ा जाए तो 300 लोग, 250 से 300 लोग, हम जैसे केवल हुडा पार्टी के लिए एक ही ग्रुप ने बुकिंग किया तो 300 लोगों का 250 लोगों का बुकिंग हो सकता है, 250 लोगों को मैक्सिमम बुकिंग हो सकता है, 5-50 इधर उधर हो जाता है। तो वो फिर एट अ टाइम की कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो फिर वो किचन पे भी लोड नहीं आता, ये सारी चीज़ें ऐसे स्मूथली चल रही थी। ओके। तो दैट मीन्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका मैक्स आउट जो लिमिट है वो 250 लोगों का है। 2.5 एकड़ के लैंड पे 250 लोग। ओके। अब अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज़ भी बताइए, जैसे आज आप मार्केटिंग के हिसाब से अब थोड़ा पॉजिटिव हो, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में पहचान आपकी बनी है, तो यहाँ पे मार्केटिंग में क्या चीज़ें प्लस और माइनस होते हुए देखते हैं? कभी कभी कहते हैं ना सर, टॉप पोजीशन पे पहुँच जाने पे कुछ चीज़ें प्लस होती है तो कुछ चीज़ें माइनस भी होती है, तो दोनों दुखड़ा और सुख का चीज़ दोनों भी होता है। दोनों बताइए सर। देखो अभी जैसे हम ना कुछ लोग रिव्यू डालते, लेकिन रिव्यू सिस्टम ने ना एक चीज़ गलत होती है, मतलब बहुत बार दिल खोल के बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, कुछ लोगों को ना आपका प्राइसिंग अगर पसंद नहीं आता है, प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग अगर पसंद नहीं आता है, आपने अच्छा भी खाना खिलाया उन लोगों को, फिर भी वो प्राइसिंग के हिसाब से फिर वो गंदा रिव्यू डालेंगे, वो 5 स्टार में से 2 स्टार 3 स्टार या 1 स्टार डालेंगे। वो एक चीज़ रहती है। कुछ बार होता क्या है, देखो सर्व करने के लिए तो इंसान ही है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, थोड़ा सा दोपहर के बाद उनको या 3-4-5 बजे ऐसा थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। तो ढीले पड़ने के बाद कोई कस्टमर आता है तो उनको क्विक सर्विस नहीं मिलती, तो भी फिर वो गंदा रिव्यू डाल देते। हमारा एवरेज रिव्यू 4.5 है, लेकिन जो समझो 10 लोग आ गए, 10 लोगों से जिनको अच्छा लगा, समझो 10 में से 10 लोगों को अच्छा लगा, तो उनमें से एक भी लोग रिव्यू नहीं डालेंगे। लेकिन हाँ, 5 लोग आए और 5 को बुरा लगा, को वो 5 रिव्यू डालेंगे। तो ये रिव्यू सिस्टम की थोड़ी सी गलत बात है, वेटेज उल्टा सीधा होता जी। जो मतलब, और लोगों को क्या लगता है जो पहले रिव्यू डलवाए गए वो फेक है, ऐसा रहता नहीं है। पता नहीं वो लोग का मतलब रहता ही होगा, तो मुझे तो उसकी जानकारी है नहीं कि फेक रिव्यू कैसे डालते हैं। लेकिन हमारे जो रिव्यू है एकदम ऑथेंटिक है, कस्टमर को जिनको पसंद आता है वही रिव्यू डालते हैं, जिनको नहीं पसंद आता है वो भी डालते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे रिव्यू बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर देखोगे तो 4.4 4.5 आउट ऑफ 5 मतलब ऐसा रिव्यू रेटिंग है। लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को पता है कि ऑथेंटिक फूड के बारे में, वो लोगों का कमेंट बिल्कुल भी अच्छा है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। ऑथेंटिक फूड, ऑथेंटिक नेचर, ऑथेंटिक एग्रो टूरिज्म जिसको पता है, हाँ, वो रिव्यू अच्छा डालता है। जी। वैसे सर आपने ये भी देखा होगा कि 10 में से 9 लोग अच्छे हो, लेकिन 10वां आदमी अच्छा नहीं होता है। होता है ना कभी कभी आप लोगों के साथ भी। तो
एक दो सिनेरियो ऐसा थोड़ा बता दीजिए जहाँ पे आपने प्रॉब्लम फेस की और कैसे उसको अपने लेवल में आपने टैकल किया। देखो हम हमारी जो एंट्री है उधर ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्मोकिंग ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, और जो बाहर से भी ड्रिंक करके आते हैं उनको भी हम खाना नहीं देते, ऐसा स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। फिर भी कुछ लोग आते हैं जो कि हमें मालूम चलता नहीं है कि वो लोग पी कर आए हैं, यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं, यहाँ पे अपने सामने जो पीते हैं स्मोकिंग करते हैं, तब हमें पता चलता है। उनको तो हम अलाउ नहीं करते, उनको निकाल देते हैं। लेकिन जो बाहर से करके आए ड्रिंक, तो वहाँ वो जो लोग बैठते हैं ना, तब दिक्कत ये होती है कि देखो सब फैमिलीज है, आराम से खाना खा रही, एक टेबल ऐसा आएगा, 1000 टेबल में से आप पकड़ो, एक टेबल ऐसा आएगा कि वो ज़ोर से चिल्लाएगा, कलेश करेगा, वो ज़ोर से वेटर को बुलाएगा, ये यहाँ आओ। मतलब अभी देखो उनकी गलती रहती है नहीं इसमें, उन्होंने जो ड्रिंक की हुई है उसकी वजह से उनका वो बर्ताव हो जाता है, रफली बात करेंगे। तो ना हमें तब लगता है कि ये हमें पैसा चाहिए नहीं इनसे, ये जल्दी से जल्दी उठ के जाएंगे तो भी चलेगा। मतलब ऐसी मानसिकता हो जाती है कि उनको हैंडल करना कठिन हो जाता है सर। मतलब उनको ऐसा लगता, हमें ऐसा लगता है कि वो कब जल्दी से जल्दी निकल जाए, बाकी लोग शांति से जो खाना खाने आए वो खाना खाते रहे। राइट। और इसके अलावा और कोई पॉइंट? और कुछ लोग ना मतलब रहता है ना कि अगर देखो यहाँ पे फल के, फ्रूट के या फूल के पेड़ है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो नेचर है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्बेंस इन द सेंस, लोग क्या करते हैं मालूम है, ऐसे समझो डाली दिखी उनको, तो फटाक से उसको लटक लेते, फांदी तोड़ देंगे। तो वो क्या हो जाता है ना, उनसे देखो वो चीज़ करने से उनको कुछ मिला नहीं, लेकिन उनका बर्ताव ऐसा था कि उससे नेचर का नुकसान हो गया, डिस्ट्रक्टिव। तो हमने जब उनको बताया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो उल्टा सीधा बोलेंगे, अगर ये हमके ये करने के लिए नहीं आए थे लेकिन हो गया गलती से, तो क्या होता है एक डाली टूटने से। हम उनको आराम से बोलते हैं कि देखो सर, आप एक फैमिली आई है, आपने एक डाली तोड़ी, 100 फैमिली आएंगी, 100 डालियाँ तोड़ेंगे, कुछ दिनों बाद तो बचेगा क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। आप थोड़ा समझो, आप एंजॉय करो, एंजॉय करने के लिए ही जगह बनाई है, लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि जहाँ से दूसरों का नुकसान हो जाए या दूसरे लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाए, ऐसा कुछ मत करो। कुछ लोगों को वो चीज़ बोलने से भी गुस्सा आता है कि यार ये ऐसा क्या बोल रहे हैं करके, लेकिन बोलनी पड़ती है, मजबूरी है, फार्मर है। हमें पता है कि हमने क्या जान डाल के उन पेड़ों को बड़ा किया है, तो थोड़ा सा हमें भी दुख होता है इस ऐसी जब घटनाएं घटती है। तो ये भी चीज़ें देखो, 1000 लोगों में से 999 लोग एकदम अच्छे आते, एकदम सपोर्टिव लोग रहते हैं। हम आज जो है उन लोगों की वजह से ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही रहता है, एक आध दूसरा बंदा आता है, ऐसी चीज़ें होती है, तो हमें भी थोड़ा रफली बिहेव करना पड़ता है। पहले प्यार से समझाएंगे, अगर नहीं समझते थोड़ा रफली बिहेव करना पड़ता है। ये बिज़नेस की चीज़ें है, इसमें आप अगर बिज़नेस में कोई से भी बिज़नेस में जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें झेलना ही पड़ेगा। आग का दरिया है, डूब के जाना है। जी सर। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप भागना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो? क्योंकि मुझे पता है कि ये एक बैकबोन ब्रेकिंग प्रोसीड्यूर होता है। हर दिन एक एथलीट जैसा होता है ना, हर दिन वो रिपीटेबल प्रोसेस है। कभी कभी बीइंग एज अ यंगस्टर आपको भी कुछ चीज़ों से बोर लगता होगा कि यार सब कुछ दो यार, ये मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, कोई दूसरे को मैं आउटसोर्स कर देता, उसको हैंडल करवाने दे देता, तो मैं थोड़ा फ्री हो जाता, मेरी जान में थोड़ा राहत आता। तो ऐसी कौन सी टॉप 3 चीज़ें हैं सर जो आपको लगता है आप करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है? जी सर। देखो, जब लोग एज अ गेस्ट आपके यहाँ आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो। इंटरेक्शन जब ज़्यादा होगा, बीइंग एज अ ओनर, तो आपको फिर नई नई चीज़ें मालूम होती है, लोगों से पल्स पता चलता है, मार्केट का पल्स पता चलता है, और उनको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट सिनेरियो कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें लोगों से हम जानकारी ले सकते हैं, या हमें खुद ब खुद पता चल जाती है जब हम उनसे बात करते हैं, फीडबैक मिल जाता है। लेकिन हम जब देखो, अब ये पूरी एक्टिविटी चल रही है तो हम किसी ना किसी जगह एंगेज रहते हैं। जैसे समझो किचन में रहते हैं, या काउंटर पे रहते हैं,
या फिर ऑर्डर लेने में रहते, ये सारी चीज़ों में हम जब एंगेज रहते तो मुझे ये चाहिए कि मुझे चाहिए टाइम जो मैं कस्टमर से बात कर सकूं। और लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई ओनर आपसे आके मिलता है, बात करता है टेबल पे, 2 मिनट आपके हालचाल पूछ लेता है। देखो हमने जब शुरू किया था तब से जो हमारे कस्टमर जुड़े हुए, आज भी वो लोग आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है जब हम आते हैं, कैसा रहा क्या रहा, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। उनके कुछ तो कस्टमर ऐसे उनका घर का भी हमें सब मालूम रहता है कि उनके कुछ लड़के लड़कियाँ है वो विदेश में जाके पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही है, उनकी वही शादी हो गई। तो ये सारे लोग हमें मतलब फैमिली भी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, तो हमें थोड़ा उनके लिए टाइम देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, मतलब मेरे बारे में बता रहा हूँ मैं कि मैं रहता हूँ कुछ किधर किचन में एंगेज रहता हूँ, बिलिंग में एंगेज रहता हूँ, तो मुझे ये चाहिए कि मेरी जगह वो वहाँ पे या बिलिंग के लिए कोई अलग बंदा रहे, मैं लोगों से बात करता, समझदार बंदा रहे, तो मैं बिलिंग के लिए थोड़ा सा बिलिंग की जगह छोड़ के थोड़ा सा यहाँ पे कस्टमर से बातें करता रहूँ, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। और बिलिंग वाला प्रॉब्लम। दूसरा, किचन में अगर मुझे कम ध्यान देना पड़े, बिलिंग के लिए कम ध्यान देना पड़े, ये 2 जगह मुझे ज़्यादा जाना नहीं है। मुझे ये 2 जगह में कम टाइम देना है। मुझे टाइम देना है कस्टमर के लिए, मुझे टाइम देना है फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे। देखो पैसा बहुत लोगों के पास है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आके कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो नेचर है, ये जो नेचर हमने खड़ा किया हुआ है, इसको 30 साल लगे, ये पेशेंस किसी के पास है नहीं कि वो 30 साल रुके, ऐसा नेचर तैयार करे फिर उसमें रिजॉर्ट करे। ऐसा बहुत ही कम लोगों में ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन के चांसेस कम है। मतलब तुरंत कंपटीशन किसी में आने वाला है तो वो लोगों को पैसा लगा के कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती है, जैसे ये चीज़ें जो है वो पैसा लगा के खरीदी नहीं जा सकती। तो इसलिए इसमें कंपटीशन उतनी तेजी से आना संभव नहीं है। ओके, जस्ट बिकॉज ये ग्रीन प्रोजेक्ट है इसलिए ये मान के चलिए एवरग्रीन बिजनेस है जी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द बिल्डिंग्स है जितना भी बना लो रिजॉर्ट के नाम पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए होगा पेड़ पौधे। जी। वैसे दूसरों का सेटअप देखने के बाद अपने खेत में सेटअप बिठाना, वो भी बाहर के वेंडर्स और सप्लायर से देके, ये तो काफी आसान है। लेकिन ये एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट इससे भी बेटर, कैसे आप अपने फार्म पे स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी जो गलतियां इन्होंने जाने या अनजाने में इस फार्म ओनर ने की है, तो उन गलतियों को ओवरकम करके आप अपने खेत में इससे बेटर एग्रो टूरिज्म का मॉडल अपने खेत में कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हो, ताकि आपका फार्म एक रोल मॉडल बन जाए और आपको भी एक नई पहचान मिले। तो इसके लिए आप बेझिझक होके हमारे साथ इसका प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस, सपोर्ट, एडवाइस और हेल्प ले सकते हैं, जो ऑब्वियसली हम लोग अपने किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग या साइट विजिट कंसल्टेशन के माध्यम से देते हैं। और इसी वजह से हम लोग दिल खोल के आपको ये सारे साइट्स दिखा रहे हैं जो आप किसी भी जगह इंडिया मार्ट में कॉल करके ये सारे सेटअप बिठा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असली रॉकेट साइंस है, हम लोग आपको ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि आपके फार्म पे एग्रो टूरिज्म के नाम पर क्या करना बेस्ट होगा। इसका मतलब आपका जो विजन है और आज की जो जमीनी हकीकत है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल गैप है, और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए आपको चाहिए होगा एग्रो टूरिज्म का एक प्रोफेशनल लेवल का एक्शन स्टेप प्लान, जो कि अभी इस वक्त आपके पास मिसिंग है। क्योंकि बिना एक्शन स्टेप प्लान के आप अपने खेत में एक कदम भी एग्रो टूरिज्म के नाम पे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक गलत कदम पे आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वैसे करने के लिए तो हजारों आइडियाज है आपके पास, लेकिन सारे आइडियाज तो आपके फार्म पे फिट नहीं हो सकते ना। और इसी वजह से यहाँ पे हमारा आपको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस की सख्त जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर मेंटली अगर आप हेडस्ट्रांग है और फाइनेंशियली आप केपेबल है, तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि गो फॉर द प्रीमियम फ्लैगशिप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर आप ले सकते हैं हमारे 4 दिन का साइट विजिट कंसल्टेशन। तो ये प्रीमियम प्लान को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी में अपना रख सकते हैं, और इसी वजह से आपको हमारे प्रोफेशनल लेवल के
प्रीमियम सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपका एग्रो टूरिज्म सेंटर सिर्फ स्टार्ट ना हो बल्कि ये चलता जाए और चले भी। और इसी को हम कहते हैं जीतने के लिए एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करना। तो इन सारी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाए ताकि आपके फार्म का एग्रो टूरिज्म का सेटअप सबसे बेस्ट बन जाए, और यही चीज इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। तो इसके लिए आप हमें बेझिझक कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमसे कैसे जुड़ना है इसका डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। जब हम कोई भी फार्म को एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें चाहिए कि मतलब हमारे पास क्या चाहिए कि हमारे पास थोड़ा सा नेचुरल जो ब्यूटी है वो रेडी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ओपन लैंड रहता है उनका, तो वहाँ पे वो एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ा सा सूखा सूखा लगता है, फिर वो लोग वहाँ पे हरियाली नहीं रहती है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। एग्रो टूरिज्म के लिए आपको पहले पेड़ पौधे, वहाँ पे फल फूल चाहिए ही चाहिए। तो वो आप पहले नेचर को रेडी रखो, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्रो टूरिज्म आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उससे क्या रहता है, जो जिंदापन जिसको बोलते हैं, लाइवली, तो वो लाइवली चीज़ें वहाँ पे जब दिखे तो वो आँखों के मतलब जो गेस्ट आते हैं उनके आँखों को वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। और उनका एक्सपेक्टेशन वही रहता है कि हम जहाँ जाए वहाँ थोड़ी हरियाली रहे, थोड़ा सा हल्कापन वहाँ पे महसूस हो, इसलिए लोग एग्रो टूरिज्म आना चाहते हैं। तो जब भी एग्रो टूरिज्म शुरू करना चाहता है कोई भी, तो उनके लिए मेरी एक सलाह यही है कि वो थोड़ा सा हरियाली रखे वहाँ पे, और थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ों की भी वहाँ पे रखिए, लोकल फूड रखिए, तो फिर वो लोगों को पसंद आता है। ओके, इसका मतलब सर ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट एज ए बिगिनर अपने फार्म पे स्टार्ट करना चाहते हो तो तुरंत बैरन लैंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स लगा के शुरू मत कर दो, है ना? नहीं करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फार्म को पहले हरियाली में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हो गया, ऑब्वियसली आज के ज़माने में सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड फास्ट हो गया है, तो मे बी ये हो सकता है कि बजाय इसके कि आप गुठली से आप आम का पेड़ खड़ा करने का सोचो, आप नर्सरी से 5 साल पुराना पेड़ खरीद सकते हो, या फिर फार्मर के साथ जो लॉस मेकिंग फार्मर है, जो पेड़ को काट के फेंक रहा है, आपको दिख रहा है, इंटरनेट पे दिख रहा है कि उस सीज़न में वो कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो फार्मर अपने नुकसानों को भरपाई करें, काट के अपना खेत खाली कर रहा, उनसे आप जो एग्जिस्टिंग बड़े बड़े पेड़ है या पौधे है उसको सीधा जेसीबी से निकलवा लीजिए, आप अपने फार्म पे प्लांट करवा दीजिए। तो उससे आपका 5-10 साल का समय भी बचेगा और तुरंत प्लग एंड प्ले करके आप 30 to 45 डेज में एग्रो टूरिज्म स्टार्ट कर सकते हैं, है ना सर? एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स अगर देखे जाए, लोग जो है वो शहरी मतलब जो अर्बनाइजेशन है उसको छोड़ के रूरल टच उनको पसंद आ रहा है। लोग जो मतलब जो ग्रेवी वाला फूड है, जो प्री प्रिपेयर्ड फूड जिसको बोलते हैं रेडी टू ईट, वो छोड़ के फ्रेश फूड खाना पसंद कर रहे हैं। तो वो भी ज़्यादातर रॉ फॉर्म में, कम प्रोसेस किया हुआ और कम मसालों वाला, ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि लोग नेचर के पास आना चाहते हैं। नेचर के पास आके लोगों को फिर ये सारी चीज़ें चाहिए, जो उनका जो कोर बेस था, लोग उसकी तरफ धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सारे, लेकिन कुछ लोगों को जो हेल्थ कॉन्शियस है उनको सारी चीज़ें पता चल रही है कि हम जितना नेचर के क्लोज जाएंगे वही हमारा ओरिजिन है, और उधर ही हमारी आत्मा को शांति मिलती है, जो सोल हैप्पीनेस बोलते हैं, वो वही उधर ही मिलती है। तो लोग वहाँ जाके फिर वो ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। राइट, ओके, दैट मीन्स लोग आज के टाइम में ऑथेंटिक फूड, ऑथेंटिक नेचर मतलब ये नहीं कि आपने घास बिछा दिया, 2-4 झाड़ियाँ लगा दी रिजॉर्ट टाइप का और फिर बोल दिया ऑथेंटिक नेचर है, वैसा नहीं। ऑथेंटिक नेचर मतलब प्रॉपर खेत में, है ना? खेत में बैठे और खेत में बैठ के खाए, खेत में उगाए, खेत में बैठ के खाए और खेत में एंजॉय करके परिवार के साथ खेत से जाए, है ना? क्योंकि ये भी ऑब्वियसली ये चीज़ हमने देखा है कि अगर लोग आपके फार्म पे अगर स्टे करते हैं तो जब तक आपके फार्म से लोग जाते नहीं तब तक वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। कुछ भी उनका नुकसान या फिर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी बीइंग एज अ फार्म ओनर आपकी रहती है ना? तो सेफली आए, डे टूर में सुबह आए, शाम तक घूम फिर के चले जाए। तो इस मोड से अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करते हो तो वो आपके लिए सही रहता है।
हमको तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही मिला कि आप जितना हो सके इस वेन्यू या इस स्थल को, लोकेशन को आप रॉ रखिएगा। यही सबसे बड़ी एडवाइस मुझे पसंद आई हुई है कि आप जितना रॉ रखेंगे उतना वो खूबसूरत रहेगा, उतना लोग यहाँ पे आएंगे, उनको पसंद आएगा। जो लोग ट्रूली नेचर लवर है उनके लिए ये जितना रॉ रखोगे उतना अच्छा रहेगा। आप अगर इसमें बिल्डिंग्स बनाते जाओगे, हॉल्स बनाते जाओगे या कुछ कंस्ट्रक्टिव परमानेंट कंस्ट्रक्शन करोगे, परमानेंट कंस्ट्रक्शन किए तो रॉनेस खत्म हो जाएगा, रॉनेस खत्म हो जाएगी, इसकी खूबसूरती चली जाएगी। ये मुझे सबसे अच्छी एडवाइस इसमें लगी। एग्रो टूरिज्म सेक्टर में किसी को भी अगर सक्सेस पानी है तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के हर इंसान को उसमें रुचि चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ये एग्रो टूरिज्म सेक्टर ऐसा है कि हम यहाँ पे लोगों को एज अ गेस्ट ही हम उनका स्वागत करेंगे, एज अ गेस्ट ही उनको ट्रीटमेंट करेंगे, तभी जाके ये एग्रो टूरिज्म आपको मतलब डेवलप होगा। क्योंकि आप अगर किसी एम्प्लॉय को रखते हो, उसके पास वो तरीका नहीं है बात करने का, बोलने का, तो फिर वो निगेटिव इम्पैक्ट आपके कस्टमर पे गिरेगा, ये श्योर है। और फैमिली के सारे चीज़ों के, जैसे आपके समझो वाइफ है, उसको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट चाहिए। कोई भी अकेला इंसान एग्रो टूरिज्म चलाने में बहुत दिक्कत आती है उसके। जब तक आपकी फैमिली उसका सपोर्ट नहीं करती है, आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स रहेंगे यहाँ पे एक्चुअल वर्क करने में, तब तक ये एग्रो टूरिज्म सेंटर चलाना ये इजी टास्क नहीं है जी। तो इसका मतलब अगर आप बेसिक से भी शुरू कर रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, लेकिन आप फैमिली के सपोर्ट के ज़रिए फैमिली ओन्ड एग्रो टूरिज्म सेंटर ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे फैमिली का सपोर्ट आपको मिल सकता है। और तीसरा सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा, क्योंकि इसमें मैंने अपने सबसे पावरफुल और सीक्रेट फॉर्मूला को पब्लिकली रिवील भी किया है, जिसमें आप ये डिस्कवर करेंगे कि कैसे प्रोसेस करना है आज के इस वीडियो के टोटल इंफॉर्मेशन को आपके अपने बेनिफिट के लिए। सिर्फ वीडियो ही देखते नहीं रहना है, इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए काम में भी लगाना है। तो वो कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। एक फेमस कहावत है, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। उसी तरीके से एक दूसरी भी कहावत है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं जब आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो और वहीं पे पड़े रहते हो। सबको लगता है कि वो 200 साल के लिए जीने के लिए इस धरती पे आए हैं, जबकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है आज के जमाने में। तब पता है आप कौन सी वो बड़ी चीजें मिस आउट कर देंगे अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में। क्या इसका आकलन आपने कभी किया है थॉटफुली? जरा सोच के देखिए। इंसानी जिंदगी की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन उस तरीके से देखा जाए तो जिंदगी काफी शॉर्ट है। और इसीलिए या तो आप सोचते बैठो या कुछ करते बैठो। सोचते बैठने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन करते बैठने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आपके लिए इमेंस अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुल जाता है। तो अगर आप एक नेचर लवर और फार्मिंग एंथुजियास्ट है और आपके लिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो मे बी आप एक ऐसे सिस्टम की तलाश में है जो आपको एक फ्रीडम का ऑप्शन दे, जिसके बदौलत आप एक अर्ली रिटायरमेंट और एक पैसिव इनकम, खुद का फार्म हाउस एग्रो टूरिज्म के नाम पे बना के वहां पे स्टे करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज कर सको। एग्रो टूरिज्म इसलिए ताकि आपका खेत या आपका फार्म अपने खुद के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के खर्चे खुद से निकाल सके एग्रो टूरिज्म के मदद से। और इसीलिए आपको बचा हुआ पार्ट देख के, सुन के समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद सबसे बड़ी गलती 10 में से 9 लोग पता है क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं। यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि एग्रो टूरिज्म में आप इंटरेस्टेड तो है लेकिन कमिटेड नहीं है। और ये इस बात तो सच्ची भी है कि कमिटेड होने के लिए ऐसा कुछ तो दिखना चाहिए, जैसे प्रूफ, एविडेंस या फिर न्यूज़ या फिर मार्केट कंडीशन।
आपको पता तो चले, जिससे आप अपना मन बना सके कि इसमें एग्रो टूरिज्म में आपको उतरना है भी या नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि चाहे आपने हमसे इससे पहले सर्विसेज ली हो एग्रो टूरिज्म का या ना ली हो, ठीक है, आप जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पेइंग मेंबर्स हैं उनको ऐसा क्या मिल रहा है जो नॉन पेइंग मेंबर्स को नहीं मिल पाएगा। तो चाहे आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको एग्रो टूरिज्म के बारे में सही से कुछ भी पता नहीं है, तो आपको क्या मिलने वाला है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने फार्म में खुद का एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा। या फिर आप हमारे पास्ट क्लाइंट्स या पास्ट स्टूडेंट रह चुके हो एग्रो टूरिज्म को लेके। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ये 5 चीजों पे पकड़। पहला है इंडस्ट्री न्यूज अपडेट्स। तो इंडस्ट्री न्यूज अपडेट्स को कैसे आप अपने लिए यूज कर सकते हैं मेरे एक्सपर्ट एंगल से, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली बताते हैं। जो आपके काम की हो उनको फिल्टर आउट करके आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। दूसरे बिजनेसेस आजकल क्या कर रहे हैं, द गुड, द बैड, द अगली, सारे कटिंग एज इंफॉर्मेशन आपको एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव के साथ मैं देता हूं। तीसरा, मान लीजिए आपके पास अपना खुद का आइडिया या प्लान है एग्रो टूरिज्म को लेके, कुछ ना कुछ तो आपने भी आइडिया देखा होगा या सोचा होगा, लेकिन किससे पूछे, किससे सही जानकारी ले, इसके बारे में आपको कुछ उतना आइडिया नहीं है, क्लू नहीं है। आप एक सेकंड ओपिनियन चाहते हैं अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के आइडिया या प्लान को लेके, किससे देके वैलिडेट करवाएंगे, तो इसमें हम आपकी मदद करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि इस एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री के दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए। इंक्लूडिंग हम लोग वो एक्सपर्ट्स को भी इसमें शामिल कर रहे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम यहां अपने मेंबरशिप में फीचर कर रहे हैं। तो इन सब के टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारे इनसाइडर नॉलेज है जो आपको ओपनली कोई नहीं बताता, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस मेंबरशिप में। एंड फाइनली सबसे बेस्ट पार्ट, आपको एक नायाब मौका मिलेगा अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने का इस एग्रो टूरिज्म के बिगिनर्स क्लब में। तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर जहां कहीं पे भी आपको ये मेंबरशिप का लिंक दिख जाए, उसको सिंपली क्लिक कीजिए। अपना मेंबरशिप चारों लेवल में से जो ज्यादा समझ में आए या जो ज्यादा आपको पसंद आए उसको क्लिक कीजिए, अपना पेमेंट कीजिए ज्वाइन बटन दबा के, और फिर वहां से आप हमारे इस मेंबरशिप में एक्सेस पाइए। तो बस इतना ही करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास एग्रो टूरिज्म में ये 3 सर्विसेज है जो हम लोग अपने अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को देखते हुए ये सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। इन तीनों सर्विसेज का एक ही गोल है, वो है कैसे एक सक्सेसफुल एग्रो टूरिज्म सेंटर स्टार्ट किया जाए। जैसा कि एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि हम लोग कंसल्टिंग के सर्विसेज देते हैं। हम लोग ये कंसल्टिंग के सर्विसेज उनको देते हैं जिनका बजट थोड़ा सा अपर साइड में आता है, मे बी 50 lakhs एंड अबव, करोड़ों में भी हो सकता है ये। और जस्ट बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट रहता है उनका एग्रो टूरिज्म में, तो उनके इस बड़े इन्वेस्टमेंट को कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में, कैसे फेज बाय फेज और स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया जा सकता है ताकि उनका लगाया हुआ रिस्क भी मैनेज हो जाए। देखिए, जिस चीज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे रिस्क हो गया, तो रिस्क को फिर मैनेज करना पड़ता है, वो भी एक प्रोफेशनल लेवल के सिस्टम, प्रोसेस और स्ट्रक्चर्स के मदद से एग्रो टूरिज्म में, ताकि उनके द्वारा लगाए गए प्रिंसिपल अमाउंट को कोई रिस्क ना हो, उसको मैनेज करने में उनकी मदद करना, और वो भी सही गाइडेंस, सपोर्ट, एडवाइस और हेल्प के साथ। ऑब्वियसली हम लोगों ने इसमें अपने पिछले 10 साल का तजुर्बा, ऑलमोस्ट लाइक 500 प्लस एग्रो टूरिज्म सेंटर्स अक्रॉस इंडिया को डीपली स्टडी करने के बाद हमने क्या समझा और हमारे तजुर्बे में क्या चीजें सामने आई जिससे इनके एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म मॉडल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें हम लोग कंसल्टिंग में गाइड करते हैं अपने हाई एंड क्लाइंट्स को पर्सनली। हालांकि
इस तरीके के काम में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लगने वाले एफर्ट्स भी बहुत कई गुना हमारे बढ़ जाते हैं और इसी वजह से हम लोग इसका सबसे प्रीमियम चार्जेस लेते हैं। ये सिंगल विंडो सोल्यूशन है हमारे मोस्ट प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आज के टाइम में हमसे कोई पूछता है कि हम अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या दे सकते हैं, तो यही है इसका वन स्टॉप शॉप सिंगल विंडो सोल्यूशन। एंड ऑब्वियसली इसमें जो प्राइस पॉइंट है हमारा अप टू 5 लाख रुपीस तक कंसल्टेशन में जाता है, जो कि काफ़ी हाई एंड है हमारा कंसल्टेशन। अच्छा, इससे थोड़ा सस्ते वाले में आते हैं। यहाँ पे हम उन लोगों को ये हाईली रिकमेंड करते हैं, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको इनसाइट्स चाहिए। ऐसे लोग जिनका फंड मिड रेंज में आता है, मे बी इन एंड अराउंड 30 लाख रुपीस, और इसके साथ साथ उनके पास लिमिटेड टाइम है, मे बी नौकरी पेशा हो, मे बी एक वर्किंग बिजनेसमैन हो, और इसी वजह से हम इन्हें हाईली रिकमेंड करते हैं कि वो हमारा प्री रिकॉर्डेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं, जिसका की प्राइस मिड रेंज में सिर्फ 30,000 रुपीज ही है आपके लिए। अच्छा, इससे भी और सस्ते वाले में आते हैं। ये जो मंथली चैलेंजेस है, हम ऐसे अपने व्यूअर्स को डेडिकेट करते हैं, ये पार्ट ऑफ द सर्विसेज, जिनका बजट इन एंड अराउंड 20 लाख है। तो ये मंथली चैलेंज लेके वो अपना पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि एक झटके में सारे तो पैसे देने हैं नहीं आपको। तो जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाए वैसे वैसे आप अपने एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। लेकिन यस, इसके लिए हमारा मंथली चैलेंजेस रहता है। उस मंथली चैलेंजेस के लिए आपको इनरोल करना पड़ता है। टिपिकली इसका जो प्राइस है हमारा इन एंड अराउंड 10,000 के अराउंड आता है। तो सबसे प्रीमियम वाला अप टू 5 लाख रुपीस, उससे थोड़ा सस्ता वाला जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अप टू 30,000 रुपीस, और उससे भी सस्ता वाला जो है मंथली जो चैलेंजेस होते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेके, वो अप टू 10,000 रुपीस तक होते हैं। हो सकता है तीनों का रास्ता या पद्धति अलग अलग हो, लेकिन गोल सबका सेम है कि कैसे एक सक्सेसफुल एग्रो टूरिज्म बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। बट सरप्राइजिंगली अगर देखा जाए तो इसी 10,000 रुपए मॉडल के सामने हमने प्रेजेंट किया है आपके लिए एक अफोर्डेबल रेंज में अप टू 3,599 रुपए में एक अमेजिंग सा एग्रो टूरिज्म का मेंबरशिप क्लब। तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर जहां कहीं पे भी आपको ये मेंबरशिप का लिंक दिख जाए, उसको सिंपली क्लिक कीजिए, अपना पेमेंट कीजिए ज्वाइन बटन दबा के, और फिर वहां से आप हमारे इस मेंबरशिप में एक्सेस पाइए। तो बस इतना ही करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए या इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए आपको तो ये जानकारी, इनसाइडर नॉलेज तो हमेशा चाहिए होती है। बिना इसके आपका इस इंडस्ट्री में एंटर करना या इस इंडस्ट्री में टिके रहना या फिर इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, ये तीनों मुश्किल हो जाती हैं। तो उससे पहले आप हमारा ये एग्रो टूरिज्म का मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री में आपके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। और अभी तक आप सिर्फ अपने कमरे के 4 दीवारी मतलब कुएं में बैठ के ये सोच रहे थे कि एग्रो टूरिज्म में और क्या क्या आपके खुद के फायदे के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे आपको संभावनाओं का समंदर मिलेगा। बिना इसके आपका इस इंडस्ट्री में एंटर करना या इस इंडस्ट्री में टिके रहना या फिर इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, ये तीनों मुश्किल हो जाती हैं। सो थैंक यू सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें समय दिया और रियली हमारे पर्सनल रिक्वेस्ट पे आपने हमें इतने दूर से बुला पाए सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आके हमारा शूट किया, हमारा लोकेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई आपके फ्यूचर के लिए जी। ऐसे ही बने रहिए इस इंडस्ट्री में, लोगों को अच्छे नॉलेज दे, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आने वाले दिनों में आप ऐसा कौन सा एग्रो टूरिज्म का फार्म है जो आप किसान बिजनेस क्लिनिक के टीम को चाहते हैं कि वो जाके कवर करके पूरे दुनिया वालों को बताए कि आपके भी एरिया में एग्रो टूरिज्म का मॉडल बहुत ही अच्छा है। उसे ज़रूर देश भर के लोगों को जानना ज़रूर चाहिए। धन्यवाद।